हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी के एंट्रेंस एग्जाम है उसका अपन फिजिक्स का जो सैंपल पेपर है उसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एबिलिटी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे को आराम से उसमें 10 में से मतलब 8 एवरेज 8 7 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्टिंग हो जाते हैं। अब अच्छी फिजिक्स की अपन बात करें तो 11 से लेकर 70 तक, ठीक है, ये अपने पास फिजिक्स का पेपर रहेगा। अब इसके अंदर बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो 60 में से इजीली एक बच्चा 55 से 60 के बीच में अटेम्प्टिंग करता है तो सिलेक्शन के अपने चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो रेशियो होता है वो 70 और 30 का रेशियो होता है। मतलब 70% तो आपका जो एंट्रेंस आप लिख रहे हो उसका जुड़ेगा और 30% आपका ग्रेजुएशन का, बीएससी का, यूजी का वो जुड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। हाँ जी, तो अपन शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कोरिलिस बलों के कारण उत्तरी गोलार्ध में नदी के जल द्वारा भूमि का कटाव निम्नलिखित में से किस दिशा में होगा। मतलब द इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स ड्यू टू कोरिलिस फोर्स अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। इसकी अपन बात करें तो जनरली जो अपने पास कोरिलिस फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो एफ सी की अगर अपन बात करें तो माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये अपने पास फॉर्मूला होता है इसके अंदर। ठीक है, ओमेगा को अगर अपन देखें तो जो ओमेगा की वैल्यू जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि ओमेगा कोस लेम्डा जे केप प्लस ओमेगा साइन लेम्डा के केप, ये अपने पास आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हियर जो ओमेगा है अपने पास वेक्टर फॉर्म में, तो ओमेगा कोस लेम्डा जे केप प्लस ओमेगा साइन लेम्डा के केप, ये अपने पास ओमेगा होता है। अब जैसे सपोज डायरेक्शन वाइज अगर अपन देखें तो अपन डायरेक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये अपने पास आ जाएगा। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध की अपन बात कर रहे हैं तो नदी में जो पानी है, ठीक है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो हो रहा है, अपन ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो माना नदी में जैसे पश्चिम से पूर्व मान लो, ये जैसे पानी की अगर अपन बात करें तो पानी अपने पास इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये अपने पास वाटर का फ्लो है पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर अपने मान के चल रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर इसका मतलब अगर अपन डायरेक्शन देखें तो ये तो आपकी कौन सी हो गई, आई केप हो गई, और ये अपने पास क्या आ गई, जे केप। और जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, के केप कहते हैं। तो डायरेक्शन वाइज अगर अपन बात करते हैं तो इधर तो अपने पास हो गया आई केप, इधर अपने पास हो गया जे केप, और जो वर्टिकल अगर अपन देखें परपेंडिकुलर वो अपने पास क्या आ जाएगा, के केप। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन ने कौन सी मानी है, ओनली आई केप अपन ने मानी है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि हियर जो वी डैश की अपन बात करें तो मान लो वी आई केप, ये अपने पास दे दिया। ठीक है, अब बेसिकली अपने को क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किस किसका, ओमेगा का और वी डैश का। तो ओमेगा का और वी डैश का अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ओमेगा क्रॉस वी डैश, तो आई केप जे केप के केप, जीरो ओमेगा कोस लेम्डा ओमेगा साइन लेम्डा, यहाँ पे ले लेंगे अपन ओनली वी, जीरो एंड जीरो। ठीक है, इसको अपन सोल्व करें तो अपने पास आ जाएगा आई केप, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस जे केप, जे केप के लिए सोल्व करें तो ओमेगा इंटू वी, वी ओमेगा साइन लेम्डा माइनस ये तो जीरो, प्लस के केप के लिए सोल्व करें तो जीरो माइनस ओमेगा इंटू वी कोस लेम्डा, ये अपने पास रहता है। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस वी डैश अपने पास आ जाएगा, तो वी ओमेगा साइन लेम्डा जे केप, फिर ये माइनस का आ रहा है तो इसके बाद प्लस ओमेगा वी कोस लेम्डा माइनस के केप, ये अपन कह सकते हैं।
अब कोरिलेस बल की अपन बात करें, कोरिलेस फोर्स अगर अपन देखें एफ सी, तो वो था अपने पास -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से एफ सी अगर अपन देखें तो अपने पास आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो -2 ओमेगा वी साइन लेमडा। इसमें अगर अपन इस माइनस को इसके डायरेक्शन के साथ ले लें, माइनस को अगर अपन डायरेक्शन के साथ लें तो माइनस का आ जाएगा जे केप। ठीक है, ये माइनस माइनस अपने पास हो जाएगा प्लस, तो +2 ओमेगा वी कोस लेमडा, और यहां अपने पास आ जाएगा के केप। तो अपने पास ये कोरिलेस फोर्स का क्या आ गया, एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। ठीक है, अब अगर अपन जनरली बात करें तो अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से माना है कि एक तो अपने पास ये हो गया अक्स और ये हो गया वाई, और यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा जेड केप। तो जो आई और जे अपने पास आ रहा है, ठीक है, आई और जे, इसकी अगर अपन बात करें वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, माने इसके क्षैतिज घटक को। और अपन बात करें जो के केप आ रहा है वो अपने पास इसके वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब नदी है तो नदी जब फ्लो होगी तो वो धरती के ऊपर ही फ्लो होगी। ठीक है, तो उसका ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन कंसीडर करेंगे, ओनली क्षैतिज घटक अपन लेके चलेंगे, उसमें वर्टिकल ऐसा तो है नहीं कि नदी बहती बहती ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि इस कंपोनेंट को अपन कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं। हाँ, अगर एयर पार्टिकल्स है, ठीक है, तो एयर पार्टिकल्स के लिए अपन इस कंपोनेंट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एयर पार्टिकल्स बिल्कुल हल्के होते हैं और हवा के द्वारा वो अपने आप ही ऊपर उड़ जाएंगे, थोड़ा सा भी उनको फोर्स मिलते ही। तो बेसिकली अपने पास जो रिजल्ट आया इसके अकॉर्डिंग है। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का जे केप डायरेक्शन। ठीक है, अब माइनस का जे केप मतलब एक तरह से ये हो गई नीचे की ओर। ठीक है, अब अपन ने क्या कंसीडर किया था कि जो अपनी नदी है, नदी बेसिकली किस डायरेक्शन में जा रही थी, पश्चिम से पूरब की ओर, माने वेस्ट से ईस्ट की ओर अपने पास जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से जा रही थी नदी इस डायरेक्शन में, और अपन घूमे किस साइड, ये अपने पास आ रहा है रिजल्ट नीचे की ओर। ठीक है, फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे की ओर, तो एक तरह से नदी का जो पानी है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, अपन ये कह सकते हैं। तो जो बहाव की दिशा है, फ्लो की जो डायरेक्शन है, उसके दाहिनी ओर, दाहिनी ओर से तात्पर्य हो गया एक तरह से ये कौन सा वाइज हो गया अपने पास, ये अपने पास इस तरह से हो गया, तो ये अपने पास हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आपको इसमें दिया हुआ है कि एक ठोस बेलन है, ठोस बेलन का उसकी स्वयं की अक्ष एवं लंबाई के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से परित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान समान दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या एवं लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली इसमें आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, अपन बात करते हैं ठोस बेलन की। ठीक है, तो जैसे ठोस बेलन को अगर अपन देखें, ड्रॉ करें, जैसे इस प्रकार से दे रखा है। अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ठोस बेलन की जो स्वयं की अक्ष है जिसको अपन सममित अक्ष कहते हैं, उसके सापेक्ष इसका अपन जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो मान लो आपके पास एक इस तरह से बेलन दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने को ठोस बेलन दे दिया। ठीक है, अब इसकी जो ये अक्ष है, ये इसकी सममित अक्ष हो गई, इसका जो रेडियस है वो अपन कितना मान लेते हैं, आर इसका अपन रेडियस मान लेते हैं, भरा हुआ है। तो एक तरह से आप क्या कह सकते हो, अपन बेलन कैसे बनाएंगे, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाओ तो अपने पास एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अपन अल्पांश काटते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं, अगर अपन डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएंगे तो अपने पास एक पूरा सॉलिड बेलन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं कट करता हूं, ठीक है, तो सपोज अपने पास इस तरह से मान लो, ये अपन डिस्क मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर अपन मास वगैरह की अपन बात करें तो जैसे मान लो इस जो डिस्क है, रेडियस तो अपने पास क्या रहेगी, आर ही रहेगी। इसका अपन मास कितना मान लेते हैं, डी एम मान लेते हैं। जो टोटल लेंथ है अपने पास, ये जो टोटल लेंथ अपन मान लेते हैं एल लेंथ का है ये। ठीक है, और इसका जो टोटल मास है, अगर अपन टोटल द्रव्यमान की कुल द्रव्यमान की अपन बात करें तो टोटल मास आपको क्या दिया हुआ है, एम आपको दिया हुआ है। ठीक है,
तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये जो अपने पास डिस्क है, ठीक है, ये भरी हुई है इस तरह से, तो इस डिस्क का इसके केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अपन देखें तो डी आई, डिस्क की अगर अपन बात करें तो डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। यहाँ पे मास कितना दिया हुआ अपने को, डी एम अपने को यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर बाई टू। अगर जितने भी सभी डिस्क को अगर मैं जोड़ दूं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जड़त्व आघूर्ण को अपन जोड़ दें, तो अपने पास इस सॉलिड सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा, और किसके सापेक्ष आएगा, वो अपने पास आएगा इसकी सममित अक्ष, सिमेट्रिक एक्सिस कह दो या प्रिंसिपल एक्सिस कह दो, इसके रेस्पेक्ट में अपने पास जड़त्व आघूर्ण आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अपन अगर आई सिलेंडर निकालना चाहते हैं तो आई सिलेंडर अपने पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई डिस्क, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा डी एम आर स्क्वायर बाई टू, और मास की लिमिट अपन लगा देंगे 0 से कैपिटल एम। यहाँ पे आर स्क्वायर बाई टू ले लो बाहर, डीएम का इंटीग्रेशन हो गया एम और 0 से कैपिटल एम। तो एक तरह से जो आई अपने पास आया सिलेंडर का, ये अपने पास आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आया, ठीक है। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, ये तो क्या गया स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, तो स्वयं की अक्ष का अपने पास आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू, ये अपने पास आया रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपने को निकालना है इसका द्रव्यमान केंद्र से परित अक्ष के सापेक्ष, मतलब लंबवत अक्ष लेनी है अपने को बेसिकली, ठीक है। लंबाई के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से परित। अब इसको सिलेंडर ले अपन फिर से इस तरह से अपने अक्ष चूज कर ली। अब बेसिकली अपने को जो जड़त्व आघूर्ण निकालना है वो इस अक्ष के सापेक्ष अपने को निकालना है। जो टोटल लेंथ है ये अपने पास दी हुई है आर, और इसकी रेडियस अपने को दी हुई है कैपिटल आर, लेंथ दी हुई है एल और रेडियस अपने को दी हुई है आर, ठीक है। तो इसका ट्रिक आपको बताता हूं मैं। तो ट्रिक के हिसाब से बेसिकली आपको क्या करना है, सिलेंडर को दो भागों में तोड़ेंगे अपन, एक तो डिस्क और एक अपन तोड़ेंगे रोड, ठीक है। डिस्क को अगर अपन लंबाई दे देते हैं तो अपने पास एक तरह से सिलेंडर बन जाती है, अपन ये कह सकते हैं, और रोड मतलब एक तरह से अपने पास, तो जो रोड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल एक रोड दी हुई है आपको इस तरह से, ठीक है, एल लेंथ की रोड है, और इसका जो टोटल मास है वो अपने को कितना दिया हुआ है, एम अपने को मास दिया हुआ है। तो जो लेंथ का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अपन देखें तो ये होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, मतलब इसके मिड पॉइंट के सापेक्ष अगर अपन देखें, और इसके किनारे के सापेक्ष अगर अपन देखें तो किनारे के सापेक्ष अपने पास होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो किनारे की अपने को आवश्यकता नहीं है, अपने को खाली मिड पॉइंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो सिलेंडर को अपन दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। जैसा सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, अपन ये कंसीडर अपन करके चल रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। तो एक तो मिड पॉइंट के सापेक्ष तो मैं कह दूंगा आई जो सिलेंडर है वो किस किस में, एक तो आई डिस्क प्लस आई रोड, ये अपन कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां अगर अपन देखें तो डिस्क अगर अपन लेते हैं तो डिस्क का सिस्टम किस प्रकार से आपको दिया हुआ है कि सपोज मैं यहाँ पे एक डिस्क को ड्रॉ करता हूँ, ये अपने को एक डिस्क दी हुई है, ठीक है। अब इस डिस्क का आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये इसका हो गया एक तरह से व्यास के सापेक्ष, अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है व्यास के सापेक्ष, या ऐसे कह दो अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। तो व्यास के सापेक्ष जो अपने पास जड़त्व आघूर्ण होता है डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे आई डिस्क इसका माना जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आई रोड, रोड का कितना आ गया अपने पास एम एल स्क्वायर बाई 12, ये अपने पास आता। अगर मान लो आपको ऐसे बोलता कि इसके किनारे के सापेक्ष बताओ, तो अपन क्या करते हैं कि किनारे के सापेक्ष डिस्क प्लस रोड, तो डिस्क का तो कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4, और रोड का अब जो आता है अपने पास आता है एम एल स्क्वायर बाई 3, ये आ जाता। अगर मान लो अपने पास खोखला सिलेंडर होता, ठीक है, तो खोखला सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी प्रिंसिपल अक्ष के सापेक्ष होता है एम आर स्क्वायर, ओनली जो रिंग का होता है वो का होता है अपने पास, ठीक है। और
अगर अपन इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो एक तरह से इसके व्यास के सापेक्ष हो गया, और व्यास के सापेक्ष अपने पास कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा वहां पर। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2, और रोड का अपने पास सेम ही रहता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। अब क्या दिया हुआ है अपने को कि इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो अपने इसके सापेक्ष निकाला है वो अपने पास कितना आया, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये अपने पास आया। ये दोनों अपने को क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं इक्वल करता हूं तो अपने पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 है। तो इसको इधर ले जाओ तो यहां से अपने पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, ये आधा है, ये 1/4 होता, अपने पास 1/4 बच गया, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। एक एम से एम हटाओ, 4 3 जा 12 है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3। अपने को बेसिकली रेडियस का और लेंथ का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो आर अपॉन एल इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/√3। अगर अपन ऑप्शन देखें यहाँ पर तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, 13 क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो एक अवमंदित दोलक दिया हुआ है, इसका मास माने डैम्प्ड ऑसिलेटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसका मास अगर अपन देखें तो मास आपको दे रखा है 1 किलोग्राम, और इसका जो लेमडा है वो दे रखा है 280 ग्राम पर सेकंड। और इसके अंदर क्या पूछा, कितने समय पश्चात दोलक की यांत्रिक ऊर्जा का मान आधा रह जाएगा। तो अगर अपन यहाँ बात करें, सबसे पहले अवमंदित दोलक की अपन बात करते हैं। ठीक है, या डैम्पिंग फोर्स, डैम्प्ड फोर्स के ऑसिलेटर की अपन बात करें तो जो अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स होता है, उसको अगर अपन देखें, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल है निर्वात में से, वैक्यूम में से किसी माध्यम में एंटर कर रहा है, मीडियम में, और वो ऑसिलेट करता हुआ एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसके आयाम और ऊर्जा माने उसके एम्पलीट्यूड और एनर्जी में लगातार क्या आती है, कमी आती रहती है, और लास्ट में जाके वो पार्टिकल क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। तो इस प्रकार का जो माध्यम होता है उसमें जो बल कार्य करते हैं वो अपने पास कौन सा होता है, अवमंदन बल अपने पास होता है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि जो बल होता है एफ जो होता है ना, प्रोपोर्शनल टू अपने पास होता है वी, मतलब पार्टिकल का जो वेग है उसके प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली। ठीक है, तो एक तरह से एफ इक्वल टू अपने पास निकलता है माइनस का लेमडा वी। लेमडा जो है यहाँ पर वो क्या है, अवमंदन नियतांक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ अगर अपन देखें तो बेसिकली एफ का मान अपन ले देंगे इन वेलोसिटी टर्म में, अपने को इसको लिखना है एम ए, तो या फिर एम डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस का लेमडा वी। अब इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करें तो वी को डीवी की साइड में लियो, तो डीवी अपॉन वी इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन एम इंटू डी टी, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, अपन ये मान के चलते हैं, अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो अपन ये मान के चलते हैं कि जब शुरुआत में माने टी बराबर 0 टाइम की अपन बात करें तो डीवी अपॉन वी की अगर अपन यहाँ बात करें तो माइनस का लेमडा अपॉन एम इंटीग्रेशन dt। जब t बराबर 0 समय है उस समय पे ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है v नॉट है, और t टाइम पे वेलोसिटी अपन कितनी मान लेते हैं, v अपन कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, ये तो आ जाएगा अपने पास log ऑफ v v नॉट v इक्वल्स टू माइनस लेमडा अपॉन m dt का हो गया t और 0 से t। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा ln v अपॉन v नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा t अपॉन m। ठीक, यहां से अगर अपन सोल्व करें तो v अपॉन वी नॉट इक्वल टू लोग हटाओ तो की पावर माइनस का लेमडा टी अपॉन एम, वी नॉट को भी आप इधर ले जाओ तो अपने पास आ जाएगा v इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन एम। ये अपने पास कण की क्या आ गई, दोलक की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब यहां से अगर अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो मैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करें तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और ई की पावर 2 लेमडा टी अपॉन एम, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कितने समय पश्चात दोलक की यांत्रिक ऊर्जा का मान आधा रह जाएगा,
मतलब प्रारंभिक मान का हाफ कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो अपने पास करंट वैल्यू दे रखी है, ये अपने पास इनिशियल वैल्यू दे रखी है, मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, हाफ दे रखी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या कह सकते हैं, जो गिवन क्वांटिटी है, अगर अपन देखें कि क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है, 1/2 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू एज इट इज इसमें पुट कर दो, तो 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 लैम्डा टी अपॉन एम, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो एक तरह से 2 की पावर माइनस 1 कर दो इसको, और ए की पावर माइनस 2 लैम्डा टी अपॉन एम, तो ये माइनस पावर हटा दो, तो 2 इक्वल्स टू ए की पावर 2 लैम्डा टी अपॉन एम। यहां से अगर इक्वल हटाते हैं तो इस 2 पे लॉग आ जाएगा, तो 2 लैम्डा टी अपॉन एम इक्वल्स टू ln2, और अपने को समय निकालना है, टी का मान निकालना है, तो टी बराबर अपने पास आ जाएगा ln2 m डिवाइड बाई 2 लैम्डा, ठीक है। ln2 की अगर अपन बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है अपने पास होता है 0.693, तो 0.693 मास आपको दे रखा है 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 2, और जो लैम्डा है आमंदन गुणांक है वो आपको दे रखा है 280 ग्राम पर सेकंड है, ठीक है। तो 280 तो अपने पास हो गया, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें तो माइनस का 3 अपन लगा देंगे, ठीक है। जब ये पूरी कैलकुलेशन अगर अपन करें तो यहां से अपने पास ऑप्शन आएगा फर्स्ट 1.3, टी का मान अपने पास होता है 1.3 सेकंड, मानी अपने पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक घूर्णन करते हुए पिंड के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये अपने को बेसिकली निकालना है। रोटेशनल मोशन दी हुई है, उसमें विच वन इज राइट, ठीक है। आपको जैसे यहां देखिए, ये आपको एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको टॉर्क बल दिया हुआ है, ये अपने पास कण का वेग अपने को दिया हुआ है। तो अगर अपन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, कोणीय संवेग की बात करें, तो जो कोणीय संवेग अपने पास होता है एल बराबर अपने पास होता है आर क्रॉस पी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। टॉर्क की अपन बात करें तो बल जो होता है अपने पास होता है आर क्रॉस एफ, ये अपने पास बल होता है। और वेग की अपन बात करें तो वी जो होता है वो होता है अपने पास ओमेगा क्रॉस आर, ये सारे रोटेशनल मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक तो आप ऐसे कह सकते हो बल है तो बल गलत दिया हुआ है, ठीक है, वेग गलत दिया हुआ है, तो जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अपने पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीरियडिक टाइम ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर, एक युग्मित दोलक दिया हुआ है, ठीक है। तो युग्मित दोलित्र में जो ऊर्जा विनिमय के चक्कर का जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, तो आवर्तकाल की अगर अपन बात करें बेसिकली, तो टी का मान जो होता है ना वो अपने पास होता है 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। युग्मित मतलब कपल्ड ऑसिलेटर की अपन बात कर रहे हैं, और जो फ्रीक्वेंसी दोनों में एक्सचेंज विनिमय हो रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई अपॉन, अब डेल्टा ओमेगा को अगर अपन मैग्नीट्यूड वाइज देखें, क्योंकि टाइम पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको आप या तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख दो, या इसी को आप ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये डिपेंड करेगा कि कौन से दोलक की फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है, और टाइम पीरियड को अपन ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ से अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपने पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 ग्राम के 3 कणों का द्रव्यमान दे रखा है, जो 2 2 2 बिंदुओं पर है, मतलब सेंटर ऑफ मास दिए हुए 3 पार्टिकल्स दिए हुए 2 4 6। अब एक 8 ग्राम का द्रव्यमान कण कहाँ रखें कि निकाय के जो द्रव्यमान केंद्र है वो मूल बिंदु पर आ जाए, ये बेसिकली अपने को दे रखा है, ठीक है। अगर अपन फॉर्मूले की अपन बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का अपने पास फॉर्मूला होता है आरसीएम, अगर अपन देखिए यहाँ पर, तो जो आरसीएम ये अपने पास होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3
r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले पहले पार्टिकल देखिए तो 2 ग्राम का जो पार्टिकल है उसका है 200 एक तरह से, मतलब यहाँ तो 200 पे है तो r1 का वैल्यू है एक तरह से 2i केप अपने पास हो गया, फिर r2 का वैल्यू 2j केप और इसी तरह से r3 का वैल्यू 2k केप अपने पास हो जाएगा। तो rcm अगर अपन देखें तो यहाँ से ये जो ये क्या दे रखा है 2 4 6 ग्राम के 3 गुणों का द्रव्यमान केंद्र दे रखा है अपने को, rcm दे रखा है, तो एक तरह से 2i केप प्लस 2j केप प्लस 2k केप ये अपने को दे रखा है। m1 का मान कितना है 2 r1, फिर 4 m2 का मान r2, फिर 6 r3 डिवाइड बाई अपने पास आ जाएगा m1 m2 तो 2 4 6 12 अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर अपन सोल्व करें तो 2r1 प्लस 4r2 प्लस 6r3, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 12 हो गया, और इसमें चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो 24 आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें कि अगर अपन मान लो इसमें एक 8 ग्राम का और पार्टिकल लेके आ जाए, उसको किस जगह पर रखें ताकि निकाय का जो टोटल सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र कहां शिफ्ट हो जाए, वो मूल बिंदु के ऊपर शिफ्ट हो जाए। मतलब अब नए द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है कोऑर्डिनेट की अगर बात करें वो 0 0 0 अपने पास आ गया, और कण है अपने पास 4, मान लेते हैं कि चौथे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो r4 अपन मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं चौथे पार्टिकल के लिए अपने पास फॉर्मूला m4 r4 और यहाँ आ जाएगा प्लस m4, इस तरह से अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आरसीएम, तो आरसीएम कहां शिफ्ट हो जाएगा अपने पास 0 पर ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला है अपने पास आरसीएम वो अपने पास शिफ्ट कहां हो गया 0 पर हो गया। अब इसके अलावा m1 तो 2r1 प्लस 4r2 प्लस 6r3, ये मान के चलते हैं कि चौथा पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो r4 है। ठीक है, तो 8r4 ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 4 6 8, तो ये टोटल अपने पास कितना हो गया 20 अपने पास आ गया। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो जो ये वैल्यू है 2r1 4r2 6r3, इसका मान अपने पास कितना दिया हुआ है 24 i केप j केप प्लस k केप, ये अपने को दिया हुआ है, तो ये एज इट इज यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 24 i प्लस j प्लस k प्लस 8r4 डिवाइड बाई 20। ठीक है, इस बेस को तो 0 में मर्ज कर दो, तो अपने पास बेसिकली 24 i प्लस j प्लस k, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 8r4, तो 8 3 जा, तो यहां से 3 को इधर शिफ्ट करें तो r4 का जो वैल्यू आ रहा है अपने पास माइनस का 3 i केप प्लस j केप प्लस k केप। अगर कोऑर्डिनेट वाइज अगर अपन बात करें तो जो r4 का कोऑर्डिनेट है अपने पास -3 एंड -3, ये बेसिकली अपने पास आ जाएगा आंसर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अपन, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो 300% इंक्रीज हो रही है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि कर दी 300% इसने वृद्धि कर दी, तो इसके संवेग में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है, चलो भाई इसमें अगर अपन बात करें जैसे मान लो इसकी जो इनिशियल प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करें वो अपन कितनी मान लेते हैं के अपन मान लेते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अपन कितनी मान लेंगे के अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल गतिज ऊर्जा वो कितनी आ जाएगी के प्लस 300% ऑफ के। ठीक है, मतलब के का 300 इंक्रीज हो गया एक तरह से यहाँ पर, तो कितना हो गया के प्लस 3k, तो अपने पास आ जाएगा ये 4k। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है अगर उसका संवेग के साथ संबंध देखें तो वो अपने पास होता है p² अपॉन 2m, तो इनिशियल जो मोमेंटम है प्रारंभिक संवेग है
वो अपने P अपने मान लिया। तो इस हिसाब से 4K है, तो जैसे इस हिसाब से अपने पास मोमेंटम में कितना K चेंज आया, इसको अगर अपन देखें तो K डैश के हिसाब से नया संवेग के लिए अपन कह देंगे कि P डैश स्क्वायर अपॉन 2m, और K के हिसाब से अपने पास जो संवेग है वो कितना अपने पास P स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ 2m से 2m हटा दो, ठीक है। K डैश का वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है 4K, और ये K एज इट इज, ठीक है। यहाँ आ जाएगा P डैश स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, तो K से K हटा दो, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं P डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 4P स्क्वायर, तो P डैश का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 2P, ठीक है। मतलब प्रारंभिक संवेग कितना है अपने पास P, और बाद का जो संवेग आ रहा है फाइनल मोमेंटम की अपन बात कर रहे हैं तो कितना आ रहा है अपने पास 2P, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि P डैश बेसिकली कितना आ रहा है P प्लस इसी P का कितना 100% ऑफ इनिशियल P, ठीक है। तो एक तरह से कितना परसेंट वृद्धि होगी अपने पास 100% इंक्रीमेंट इसके अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कण एक संरक्षित बल क्षेत्र F में गति कर रहा है, कण की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है U आपको दिया हुआ है, तो निम्नलिखित शर्तों में से वह कौन सी सही है जिसका सदैव पालन आवश्यक नहीं है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F दिया हुआ है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अपने को U दी हुई है, ठीक है, और इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट, मतलब ऐसा कौन सा है जिसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका पालन नेसेसरी नहीं है, ठीक है, ऑलवेज वो करेक्ट हुई। तो अपन बात करते हैं सब, यहाँ पे एक वर्ड अपन देखें तो वर्ड आपको दे रखा है संरक्षी बल क्षेत्र, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की अगर अपन प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं, संरक्षी बल की अगर अपन देखें तो संरक्षी बल जैसे कोई भी बल उसका कर्ल अगर अपन निकालते हैं डेल क्रॉस एफ की अपन देखें तो डेल क्रॉस एफ संरक्षी के लिए ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स कह दो या फील्ड कह दो, तो उसके लिए कर्ल ऑफ एफ ऑलवेज जीरो होता है। अगर किसी क्वांटिटी का कर्ल जीरो है तो उस क्वांटिटी को अपन किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट के रूप में अपन लिख सकते हैं नेगेटिव के रूप में, तो इसी एफ को अपन लिख सकते हैं माइनस का ग्रेड ऑफ यू के रूप में, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन देखें कि कोई भी संरक्षी बल आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो संरक्षी बल की जैसे कुछ डेफिनेशंस होती है, अगर अपन बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग तरीकों से दी है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास दो पाथ दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से दो पाथ आपको दिए हुए हैं, ये आपको दो पाथ दे दिए, ये पाथ फर्स्ट दिया हुआ है, ये पाथ सेकंड दिया हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन ए और ये अपने को दे दिया बी, ए से बी तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है। तो अपन इसमें अगर बल कण के ऊपर लगाया गया बल संरक्षी बल है तो दोनों पाथ पर जो किया गया कार्य होता है या उसका लाइन इंटीग्रल कह सकते हो आप, एफ डॉट डी आर कह दो चाहे कार्य कह दो, तो ये जो कार्य होता है ना बेसिकली ये ऑलवेज क्या होता है बराबर होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर ना करके उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे अपन एफ डॉट डी आर अगर अपन लिखे यहाँ पर तो ए से बी अपन जा रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी एफ डॉट डी आर, तो एक तो आपको दिया हुआ पथ सेकंड दिया हुआ है और एक आपको पथ फर्स्ट दिया हुआ है, तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर ना कर पथ की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो एक एप्लीकेशन या एक डेफिनेशन तो अपने पास ये थी। दूसरी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो एक साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास पूरा एक चक्कर इस तरह से है, ये ए ये बी, ठीक है, पहले ए से बी गया और फिर बी से ए आया, दोनों में अलग अलग पथ के अनुदिश वो आ रहा है, तो जो कुल किया गया कार्य है बल एफ के द्वारा एक चक्रीय प्रक्रम में कुल संरक्षी बल के द्वारा किया गया जो टोटल वर्क होता है वो ऑलवेज क्या होता है अपने पास जीरो होता है, ठीक है। माने सबसे पहले अपन ए से बी जाएंगे, ठीक है, एफ डॉट डी आर, फिर अपन बी से ए आएंगे एफ डॉट डी आर, और ये जो हो गया ये पाथ फर्स्ट के अलॉन्ग जाएंगे और यहाँ अपन देखिए ये पाथ सेकंड के अलॉन्ग जाएंगे और इसका मान अपने पास क्या होता है
जीरो होता है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन अपने पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखें तो देखो पहला अगर अपन देखें तो ये करेक्ट है। एफ डॉट डी आर, ये इंटीग्रेशन का मतलब हो गया चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, मतलब यहाँ आप ऐसे कह सकते हो टोटल अगर अपन देखें तो पूरा एक क्लोज पाथ हो गया। तो एफ डॉट डी आर इसका मतलब क्या हो गया अपने पास जीरो होता है। तो ये वाला सी भी अपने पास करेक्ट ऑप्शन है और एफ इक्वल टू माइनस का ग्रेड यू ये भी अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। तो खाली अपने पास जो आता है इसके अंदर ये जो है इसका फलन आवश्यक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है हो ही। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फील्ड होते हैं जिनका कर्ल भी जीरो होता है और जिनका डाइवर्जेंस भी जीरो होता है। बट कर्ल जीरो है इसका मतलब कंजर्वेटिव हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं डाइवर्जेंस जीरो तो कंजर्वेटिव है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कौन सा हो जाएगा, एक तरह से बी ऑप्शन अपने पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। आपको दिया हुआ है कि एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है इज इरोटेशनल, अघूर्णी सदिश है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि डेफिनेशन वाइज अगर अपन बात करें, एक तो होता है सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड, सोलेनोइडल वेक्टर माने परिनालिका सदिश। एक अपने पास होता है अघूर्णी सदिश, अघूर्णी का मतलब वो घूम नहीं रहा है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो अघूर्णी सदिश या इरोटेशनल, इसके अपन बात करें तो बेसिकली इसके लिए उस पार्टिकल का जो कर्ल होता है घूम नहीं रहा, तो कर्ल ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। इस बात का जैसे विद्युत बल रेखा होती है तो विद्युत बल रेखा कभी एक बंद पाथ का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, बंद पाथ का निर्माण नहीं करती, इसका मतलब उनका जो कर्ल होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह दो कि उसके द्वारा जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है ई डॉट डी आर कह दो या एफ ई कह दो, तो एफ ई डॉट डी आर फॉर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज क्या होता है अपने पास जीरो होता है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि एक सदिश क्षेत्र ए अघूर्णी सदिश को निरूपित करेगा, इरोटेशनल फील्ड होगा जब डेल क्रॉस ए का मान कितना आएगा अपने पास, जीरो अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा अपने पास, बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए सोलेनोइडल फील्ड, मतलब एक परिनालिका सदिश दिया हुआ है। तो जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि परिनालिका सदिश के लिए उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और फील्ड का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, मतलब ई में और वी में जो अपने पास रिलेशन होता है वो अपने पास आता है ई इक्वल टू माइनस का ग्रेड वी, ये अपने पास होता है। ठीक है, अगर इसको कार्टेशियन में ओपन करते हैं अपन तो आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा आई केप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल वी अपॉन डेल जेड, ये अपने पास वैल्यू आती है। ठीक है, अब वी का वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो ई इक्वल टू माइनस का आई केप, अब वी का अक्ष के सापेक्ष, तो पूरे वी का अक्ष के सापेक्ष कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, प्लस जे के पूरे वी का वाई के सापेक्ष -4 और इस पूरे वी का जेड के सापेक्ष ये जाएगा अपने पास 3। क्लियर? ठीक है, सोल्व करें इसको तो ई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 3 आई केप प्लस 4 जे केप माइनस का 3 के केप, मतलब माइनस को आप ले जाओ अंदर इसके अंदर। ठीक है, तो एक तरह से अपने पास ऑप्शन देखें तो ऑप्शन अपने पास कौन सा आ गया, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, इट्स फाइनल स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन है जिसको v वोल्ट विभवांतर से अपन ने क्या किया है, त्वरित किया है और इसकी अपने क्या किया है, स्पीड पूछी है, इसके बाद की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपन ये निकाले कि उसने कितनी एनर्जी गेन की। ठीक है, तो जो एनर्जी गेन या काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करते हैं तो किया गया जो कार्य होगा v विभवांतर के द्वारा, तो जनरली कार्य को अपन w बराबर q इंटू वी से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो और जितना कार्य होता है और आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स को इसी को अपन कह सकते हैं कि जो कार्य होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अपने पास क्या जाएगा, बराबर आ जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी गतिज ऊर्जा ई के
प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, और विभवांतर कितना दे दिया अपने को, वी वोल्ट अपने को विभवांतर दे दिया। अब पूछा क्या है अपने को, वेग के बारे में पूछा है, ठीक है। तो वेग के लिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली वेग के लिए हाफ एम काइनेटिक एनर्जी का मान लिख दो, तो अपने पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। स्मॉल वी वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो वी स्क्वायर अपने पास आ रहा है प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी, या फिर वी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया अपने पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लाप्लास संकारक, लाप्लास ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा फलन है, अदिश फलन है, सदिश फलन है, टेंसर है, माने टेन किस प्रकार का ये फंक्शन दिया हुआ है, ये पूछा अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात की लाप्लास निकलता कैसे है, पहले अपन ये देखें, ठीक है। तो लाप्लास को जनरली अपन देखते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो लाप्लास डेल टू फाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब डेल टू फाई को मानी एक तरह से कोई भी डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ये जो होता है ना अपने पास, ये क्या होता है, लाप्लास को रिप्रेजेंट करता है, डेल टू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं निकालता हूं सबसे पहले ग्रेड फाई अपन निकाले, तो आ जाएगा आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये अपने पास होता है, ठीक है। अब आप अपन बात करते हैं डाइवर्जेंस की। जैसे ये आपको मान लो, ये इसको अपन किसके बराबर मान लेते हैं, ए के बराबर मान लेते हैं, और ए के जो कंपोनेंट है वो ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, ये अपन मान के चलते हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो अपने पास ए एक्स है उसका जो मान है, ठीक है, वो कितना है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ए वाई का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई, और जो ए जेड का मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये अपने पास डाइवर्जेंस के मान आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब मान निकालो डाइवर्जेंस ऑफ ए, डेल डॉट ए निकालो। तो डेल डॉट ए का अपने पास फॉर्मूला होता है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। अब सिंपल आप यहाँ पर ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यूज को ऐसे कैसे पुट कर दो, ठीक है। तो डेल वाई डेल एक्स, ए एक्स का अपन मान देखें तो आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वाई डेल जेड डेल फाई अपॉन डेल जेड, सही है। और यहाँ पे अगर अपन पुट करते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, तो ये जो लेफ्ट साइड का है ये तो अपने पास बन जाएगा डेल टू फाई। यहाँ देखें तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये अपने पास आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे इसको अपन सोल्व करें तो इस फाई को ले लो आप बाहर, ठीक है। फाई को अगर अपन बाहर लेते हैं तो इसी को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां से जैसे डेल टू फाई, तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, और यहां पर ले लेंगे फाई। तो जो डेल टू ऑपरेटर है वो अपने पास कितना आ रहा है, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, ये अपने पास डेल ऑपरेटर आ रहा है, डेल टू ऑपरेटर। तो अपने पास ये जो अब यहाँ पे देखो कोई आई केप जे केप की टर्म अपने पास नहीं आ रही, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये एक स्केलर या अदिश ऑपरेटर है, ठीक है। तो जो अपने पास करेक्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, फॉर क्वाड्रुपल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वेरीज विद डिस्टेंस एच, मतलब एक चतुर्ध्रुव चतुर्ध्रुव के कारण की जो विभव होता है किस प्रकार से वेरी करता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो विभव का अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, v इक्वल्स टू, तो अपने पास आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p नॉट अपॉन r प्लस, जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हो एक तरह से, अगर अपन बात करें तो p1 मान लो एक तरह से,
P1 अपॉन आर प्लस P2 अपॉन, और इसमें आर को अपन ले लेते हैं स्मॉल में, आर स्क्वायर प्लस P3 अपॉन आर क्यूब प्लस P4 अपॉन आर फोर एंड सो ऑन, इस तरह से जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हियर जो P1 है ये होता है मोनोपोल मोमेंट, एकल ध्रुव आघूर्ण। मोनोपोल एक तरह से एकल ध्रुव आघूर्ण, मोनोपोल मोमेंटम है ये एक तरह से। ठीक है, बेसिक, और ये टोटल चार्ज के बराबर भी होती है। तो मोनोपोल के कारण विभव V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r आ जाएगा। जैसे एक सिंगल चार्ज है Q, तो सिंगल Q चार्ज के कारण KQ अपॉन R अपने पास विभव का मान होता है। फिर अपन बात करते हैं P2। P2 जो है वो अपने पास होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और थर्ड अगर अपन देखें तो थर्ड अपने पास दे रखा है P3, ये अपने पास होता है क्वाड्रुपल मोमेंट, मानी चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और लास्ट का देखें P4 तो होता है ऑक्टोपोल मोमेंट। अष्ट ध्रुव आघूर्ण। ये अपने पास कुछ टर्म्स होती है। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि मोनोपोल मोमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो मोनोपोल मोमेंट के अंदर जो V है, ठीक है, इसके लिए V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यहां से आप कह सकते हो। ठीक है, डाइपोल के लिए V प्रोपोर्शनल टू, यहां अगर अपन देखें V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वाड्रुपल मोमेंट के लिए ये अपने पास क्वाड्रुपल का आ जाएगा, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब, और जो ऑक्टोपोल मोमेंट है उसके लिए अपने पास आ जाएगा V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R4। तो यहां से जो करेक्ट आंसर अपने पास आएगा कितना आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि क्वाड्रुपल का पूछा है तो अपने पास थर्ड ऑप्शन अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सपोज यहां पर आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ कैसा रहेगा, तो ई में और वी में अगर अपन रिलेशन देखें तो सिंपल जो ई होता है, ई इक्वल टू अपने पास होता है माइनस का ग्रेड ऑफ वी, मतलब आर के सापेक्ष अवकलन हो गया, तो 1 अपॉन आर का अवकलन हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो मोनोपोल मोमेंट के कारण अगर यहाँ अपन देखें तो मोनोपोल मोमेंट के कारण जो ई होता है वो आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर डाइपोल मोमेंट के कारण, तो डाइपोल मोमेंट में अगर अपन देखें तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का अवकलन हो गया माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो जो ई रहेगा अपने पास डाइपोल के लिए प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब अपने पास आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं क्वाड्रुपल मोमेंट के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रुपल मोमेंट में अपने पास कितना आ जाएगा, एक तरह से 1 अपॉन आर फोर हो जाएगा, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर फोर, और ऑक्टोपोल के लिए अपने पास कितना आ जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर फाइव। ये अपने पास बेसिकली रहता है वेरिएंस। ठीक है, अब इसमें कभी कभी वी का पूछ लेता है, कभी ई का पूछ लेता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप ये ध्यान रखो, जो अगर आप इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो, बस ये जो अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है इसको रिमेम्बर रखो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ से वी आ जाएगा, और इसी से अपने निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र, और इसका अपन निकाल सकते हैं। एक पैराविद्युत गोला जिसका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान 7 दिया हुआ है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र 8 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर में रखा जाता है, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली अपने को एक पैराविद्युत गोला दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जब किसी पोलराइज्ड स्फीयर, मानी एक पैराविद्युत गोले को, आप पोलराइज्ड स्फीयर भी आप कह सकते हो उसको, कि जब पैराविद्युत गोले को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाता है बेसिकली। ठीक है, ध्रुवित हो जाता है, और उसके अंदर किस प्रकार से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट होते हैं उसको अपन देखें। तो एक जो पोलराइज्ड स्फीयर होता है,
ध्रुवित गोले की अपन बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास ये ध्रुवित गोला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है ध्रुवित गोले के अंदर, ई की अगर अपन बात करें तो ई का मान होता है माइनस का पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मानी अगर ये इस डायरेक्शन में ध्रुवित है तो अंदर के जो विद्युत क्षेत्र होगा इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपने पास नीचे की ओर रहती है, अपोजिट डायरेक्शन रहती है, ठीक है। अब अपन ने इस गोले को किसी एक्सटर्नल फील्ड में अपन रख दिया, तो ये तो दिया हुआ है, जैसे ये फील्ड रखा इसके अंदर अपन रखते हैं, ठीक है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि इस गोले को अपन ने इस तरह से एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अपन ने रख दिया, ई नोट के अंदर अपन ने इसको रख दिया, ठीक है। अब इस गोले के अंदर जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा, एक तो ये प्लस एक इसका खुद का, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि अंदर की ओर जो कुल विद्युत क्षेत्र ई इनसाइड अगर अपन देखें तो एक तो जो अपन बाहर से लगा रहे हैं और एक इसका खुद का, तो इसकी डायरेक्शन क्या रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो माइनस का पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये अपने पास आई, जहां पे पी जो है ना, इस पी को अपन कहते हैं ध्रुवण या पोलराइजेशन अपने इसको कहते हैं, ये अपने पास पोलराइजेशन, ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवण की परिभाषा की अगर अपन बात करें, जो किसी भी परावैद्युत का जो ध्रुवण होता है वो उस परावैद्युत में उपस्थित कुल विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है। तो जो P बेसिकली होता है, P प्रोपोर्शनल टू अपने पास होता है E इनसाइड, क्योंकि E इनसाइड ये जो है ना, इसको अपन ने टोटल माना है, टोटल है एक तरह से ये, ठीक है। तो यहां से जब अपन ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां से जो वैल्यू आता है अपने पास P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई इनसाइड। ये जो काई होता है इसको अपन विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मानी एप्सिलॉन आर की टर्म में इसका जो वैल्यू होता है वो होता है अपने पास एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो पी का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 और ई इनसाइड, ये अपने पास बेसिकली आया, ठीक है। अब ये पी का वैल्यू एज इट इज अपन यहां रख देंगे, ठीक है। इसमें अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो ई इनसाइड का मान अपने पास आ जाएगा ई इनसाइड इक्वल्स टू ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 ई इनसाइड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट अपने पास कैंसिल आउट, ठीक है। इस पूरी टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो अगर अपन इधर लेके आए तो ई इनसाइड, यहां अपन देखें तो ये माइनस की तो हो जाएगी प्लस की एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन 3, तो प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू ई इनसाइड और इक्वल्स टू अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कितना ई नोट, जो अपना लगाया हुआ एक्सटर्नल फील्ड है ई नोट। इन दोनों में ई इनसाइड को ले लो कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ई इनसाइड अगर अपन कॉमन ले तो अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू ई नोट। इसको अगर अपन सोल्व करें तो ई इनसाइड एलसीएम वगैरह ले तो 3 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन 3 ई नोट और यहां आ जाएगा ई इनसाइड एप्सिलॉन आर प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू ई नोट, या फिर ई इनसाइड का वैल्यू देखें तो 3 ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2, ये अपने पास वैल्यू आता है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू अपने को दी हुई है उसमें अपन पुट करते हैं, तो क्या क्या गिवन है अपने को, अगर गिवन क्वांटिटीज की अपन बात करें तो एक तो अपने पास जो ई है वो दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर 5, माने ई नोट 8 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसके अलावा अपने को और एप्सिलॉन आर अपन देखें तो एप्सिलॉन आर अपने को कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ अपने को 7, तो यहां से ई इनसाइड का अपन मान देखें तो अपन मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं, तो 8 इंटू 10 की पावर 5 तो 1 हो जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा और 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 हो गया 9, 9 ये 3,
तो 8/3, तो 2.67 इंटू 10⁵ ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन ऑप्शन देखें तो ये आ जाएगा 6 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये सॉरी 3rd नंबर अपने पास सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, ठीक है। आपको ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण जो कोणीय संवेग L है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण के साथ क्या रिलेशन होगा, ये अपन जल्दी देखें। तो इसमें अगर थोड़ा सा अपन डेरिवेशन देखें तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कक्षक में रोटेशन कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो आर रेडियस के कक्ष में घूम रहा है और वी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण जब भी इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाता है तो वो करंट कैरिंग लूप माने धारावाही चालक तार के जैसे धारावाही लूप के जैसे बिहेव करता है वो बेसिकली, ठीक है। अब जो करंट होती है ना वो इलेक्ट्रॉन के मूविंग के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, मानी जा सकती है अपन। तो अगर अपन देखें कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस साइड अपने पास है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वी वेलोसिटी मान लो अपने पास, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर अपन देखें ना तो जो करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास आई का मान आएगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ अगर मैं देखूं करंट आई, तो जो आई होता है Q/T, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E हो गया और T आपके पास क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड माइनस E लेंगे अपन चार्ज को। टाइम पीरियड की अगर अपन बात करते हैं, वैसे आप ये भी कह सकते हो कि जैसे डायरेक्शन वाइज भी इसमें अपन निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इसका चाल बराबर दूरी अपॉन इसका चाल, ठीक है। मतलब एक चक्कर में कितनी तो डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस होगी इसकी परिधि के बराबर माने इसके सरकमफेरेंस के बराबर, और वेलोसिटी अपने पास कितनी है, v अपने पास इसकी वेलोसिटी है। तो ये अगर वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं तो अपने पास जो करंट का वैल्यू आएगा I बराबर E अपॉन 2πr अपॉन v, ठीक है। और ये लगा दो आप माइनस साइन, तो यहाँ से I बराबर अपने पास आ जाएगा माइनस EV अपॉन 2πr। या माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। करंट आ गया। अब करंट के बाद में अपन निकालते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण, अपन देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ठीक है, म्यू अपने पास होता है I इंटू ए, माने करंट इंटू इसका एरिया, ठीक है। इस लूप का जो एरिया है वो अपने पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। करंट आपके पास आ गई, ठीक है, एरिया। तो यहां से बेसिकली म्यू का अगर अपन वैल्यू देखें तो म्यू इक्वल्स टू आई का मान कितना है, माइनस का ई वी अपॉन 2πr इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास आया। तो चाहो तो इस वेलोसिटी को अपन वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक, काटापीटी करें यहाँ पर तो एक पाई से पाई गया और एक आर से आर गया। तो अपने पास जो म्यू का मान आ रहा है अगर मैग्नीट्यूड में अपन देखें तो ई वी आर अपॉन 2, और अगर अपन डायरेक्शन वाइज अगर अपन बात करें, ठीक है, तो म्यू जो सदिश है अपने पास यह जाएगा माइनस का ई आर वी वेक्टर अपॉन 2, ये अपने पास आता है। इसको चाहो तो आप एन कैप के रूप में भी दिखा सकते हो, एन कैप माने नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ आप ऐसे कह सकते हो करंट इस साइड है तो ऊपर की तरफ अपन दिखा देंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को अपन देखें, ठीक है। अब बेसिकली v को अगर अपन देखें तो v और ओमेगा में अपने पास रिलेशन होता है v बराबर ओमेगा r। तो इसको एक बार अपन बाहर लिख देते हैं, एक साथ लिख देंगे बाद में। तो v इक्वल्स टू अपने पास होता है ओमेगा r, v इक्वल्स टू ओमेगा r। तो यहां से म्यू का मान कितना आ जाएगा अपने पास, e ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, ये अपने पास आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें एंगुलर मोमेंटम की अपन बात करते हैं, कोणीय संवेग, और अपन देखें तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है कोणीय संवेग L बराबर अपने पास होता है R क्रॉस P, ठीक है। P को अपन लिख सकते हैं M इंटू V, या फिर इसको अपन लिख देंगे M V R एन कैप माने नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। V बराबर अपने पास है ओमेगा R, तो V बराबर ओमेगा R पुट करें तो M ओमेगा R स्क्वायर और यहां आ जाएगा एन कैप, ठीक है।
और इसमें अपने पास इसका मान है म्यू बराबर ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, बट ये नेगेटिव के साथ में है। म्यू बराबर अपने पास कितना आया, माइनस का ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, और यहाँ आ जाएगा एन के, मतलब एल और म्यू दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट में आ रहे हैं। ठीक है, अब चाहे एल में म्यू से डिवाइड कर दो, चाहे म्यू में एल से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर अपन यहाँ डिवाइड करें तो म्यू बाई एल अपन निकालें, म्यू बाई एल, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू एन केप डिवाइड बाई एम ओमेगा आर स्क्वायर एन केप। तो ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, एन केप से एन केप डायरेक्शन हटाओ, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं कि जो म्यू बाई एल ये अपने पास आ जाएगा माइनस का ई अपॉन टू एम। तो यहां से अगर अपन म्यू का वैल्यू देखें तो म्यू आ जाएगा माइनस का ई अपॉन टू एम इंटू एल सदिश। ये बेसिकली अपने पास आता है। तो अगर अपन ऑप्शन की अपन बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का ई बाई टू एम इंटू एल सदिश, मानी बी ऑप्शन अपने पास आंसर रहेगा। ठीक है, क्लासेस जो मोसोटी संबंध है वो कितना होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो फिक्स रिलेशन है, और इसका जो फॉर्मूला है ये अपने पास आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन इसमें रहेगा डी ऑप्शन अपने पास ही रहता है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ सोचना नहीं है, ये अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि धारा घनत्व और आवेश घनत्व यानी करंट डेंसिटी और जो चार्ज डेंसिटी है वो एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड होती है, इसके अपन बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन क्या लेके चल रहे हैं कि सपोज अपने पास एक आयतन दिया हुआ है, क्लोज दिया हुआ है, इसमें से जो आवेश है वो लगातार बाहर की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, तो इस आवेश में क्या आएगी, अपने पास कमी आएगी, और जो आवेश में कमी के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो आई बराबर अपन कह देंगे डी क्यू बाई डी टी। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आवेश में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको अपन सोल्व करें, जैसे करंट का वैल्यू अपने पास आया आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये अपने पास करंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब करंट में और करंट डेंसिटी में जे इक्वल टू अपने पास होता है आई अपॉन ए, धारा का घनत्व धारा बटा क्षेत्रफल, धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये अपने पास रहता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो जे इक्वल टू अपने पास होता है आई अपॉन ए, और शॉर्ट में अपन देखेंगे तो डी आई अपॉन डी ए अपने पास हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से आई का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा सरफेस इंटीग्रल। इसके अलावा अपन चार्ज की अपन बात करते हैं तो जो अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अपन बात करें रो, तो ये अपने पास होता है Q अपॉन V, या फिर आप कह सकते हो dQ अपॉन dV। तो यहां से dQ अपने पास आ जाएगा रो dV। ठीक है, तो यहां से अपन Q का मान कितना आ जाएगा, इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट रो dV, और ये जो इंटीग्रेशन होगा कैसा होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल अपने पास ही आएगा। ठीक है, और ये सारे अपन बाउंडेड सिस्टम ले रहे हैं तो सबको क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। अब इस Q का मान और इस I का मान अपन इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर अपन यहाँ पुट करें तो I का मान अपने पास आया इंटीग्रेशन J डॉट डी ए, फिर माइनस डी बाई डी टी, डी क्यू था तो ये अपने पास आ जाएगा रो इंटू डीवी, और यहाँ जाएगा वॉल्यूम, ये था सरफेस इंटीग्रल। अब इस समीकरण के एलएचएस पर अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएगा अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन LHS of above इक्वेशन। ठीक है, इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो अगर मैं स्टेटमेंट देखूं यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो बेसिकली कोई भी जैसे अपने पास एक ए दे दिया सदिश और डी ए अपने पास पृष्ठ दे दिया। ठीक है, तो ये बराबर होता है इसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के। ठीक है,
अगर मैं इसका स्टेटमेंट बताऊं तो किसी सदिश का, किसी कोई भी सदिश क्षेत्र दिया हुआ ए, कोई भी सदिश दे दिया वेक्टर का, उसका जो सदिश क्षेत्रफल होता है बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है, वो सदिश क्षेत्र सदिश का जो उसका सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, वो उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के तुल्य होता है। पृष्ठीय समाकल आयतन समाकल के, और कैसा, डाइवर्जेंस के बराबर अपने पास होता है बेसिकली। तो इसमें अगर अपन अप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डीवी इक्वल्स टू, इसे इसको अंदर ले जाओ टी इको, तो आ जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी, क्योंकि रो अकेला जरूरी नहीं है कि सिंगल फंक्शन हो, ठीक है, और आ जाएगा डीवी। दोनों तरफ अगर अपन इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे अपने पास, तो आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, इस डेल रो अपॉन डेल टी को लिया इधर, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0। ये अपने पास इक्वेशन आती है, ठीक है। अगर इसमें अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करें तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, मानी अपने पास थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कोहेरेंस टाइम फॉर ए मोनोक्रोमेटिक साइनसोइडल वेव इज, किसी एक वर्णीय ज्यावक्रीय तरंग में संबंधता समय होता है। तो कोहेरेंस टाइम का अगर अपन फॉर्मूला देखें, जो टीसी होता है होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्डा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन एक वर्णीय की, मोनोक्रोमेटिक के लिए अपने पास जो डेल्टा लैम्डा है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 0, तो इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन आ गया सी अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो आपको दिया हुआ है माइकलसन इंटरफेरोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यदि दर्पण को 0.06 mm तक खिसकाया जाता है, तो केंद्र में 20 फ्रिंजें लुप्त हो जाती है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इफ मिरर इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.06 mm, मतलब जो मिरर है माइकलसन के, उसको ऊपर 0.06 mm तक खिसकाया है, जिससे 20 फ्रिंजें है ना वो लुप्त हो गई, अपने पास जो गोल फ्रिंजें बनती है उसमें 20 एक तरह से चली गई, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो जो प्रकाश है, ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो लेमडा का अगर अपन देखें तो लेमडा का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास आता है 2 अक्स अपॉन एन, ठीक है, जहां पे अक्स है कितना अपन ने खिसकाया और जो एन है कितनी फ्रिंज अपने पास लॉस हुई, लुप्त हो गई, ठीक है। तो यहाँ अपन देखें तो 2 इंटू यहाँ है 0.06006 है, 006, और mm है तो माइनस का 3 अपॉन 20। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 20, तो एक तो ये गया, तो ये जाएगा कितना, तो 6 इंटू 10⁻⁻5। तो अगर मान लो इसको अपन एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने से -4 6 ये बनेगा अपने पास 7, क्योंकि ये 10 ऊपर जाएगा तो अपने पास आ जाएगा -7। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो एक तरह से 10 की पावर -3 और +3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको, तो ये आ जाएगा 10 और ये जाएगा, तो अपने पास आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आ गया अपने पास ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट अपन देखें सवाल, द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ हाफ जोन प्लेट इज, मानी जो अपने पास अर्धआवर्ती कटिबंध होते हैं, हाफ पीरियड जोन्स होते हैं, उसके एरिया को ही, एरिया की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एरिया होता है, जैसे हाफ पीरियड जोन का मतलब जनरल एरिया पूछा है, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने पास अर्धआवर्ती कटिबंध किस प्रकार से रहते हैं, अगर अपन देखें तो जैसे मान लो एक सर्किल आपके पास ये रखा है, ठीक है, फिर इसमें दूसरा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट सर्किल अपन देखें इसी में,
इस तरह से अपने पास ये जोन्स डिसाइड होते हैं। ये अपने पास जोन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एरिया की अपन बात करें तो बेसिकली जो ये पहले वाला है इसकी त्रिज्या होती है अपने पास r1, फिर अपने पास आ जाएगी r2 एंड देन आफ्टर ऐसी r3, इस तरह से दी जाती है। और जैसे मान लो ये nth है तो अपने पास आ जाएगी यहाँ पे इसकी rn त्रिज्या। तो बेसिकली जैसे फर्स्ट जोन तो अपने पास ये आ गया r1 त्रिज्या वाला मतलब पाई r1 स्क्वायर। अब सेकंड जोन जो होगा अपने पास वो दूसरा और पहले जोन के बीच का जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया की अपन बात करें, इस एरिया की, ये अपने पास सेकंड जोन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जोन का जैसे एरिया अपन निकालेंगे तो आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन nth जोन का एरिया अपन निकालते हैं an अगर अपन निकालें तो पाई rn स्क्वायर माइनस rn माइनस 1 स्क्वायर, ये अपने पास nth जोन का एरिया होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी रेडियस की। तो जो रेडियस का फॉर्मूला अपने पास आता है, तो अगर अपन रेडियस की अपन बात करें तो रेडियस अपने पास होती है आर एन इक्वल्स टू एन बी लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4, ये अपने पास रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अगर तो यहाँ से अगर अपन आर एन माइनस 1 रेडियस देखें यहाँ पर, तो आर एन माइनस 1 रेडियस ये बेसिकली अपने पास रहेगा। अच्छा, आर एन स्क्वायर होता है ये, यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं एन यू के टी वन की जो त्रिज्या होती है उसका मान ये होता है। तो आर एन माइनस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 बी लेमडा प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4। तो इनमें आप डिफरेंस लेंगे, जब अपन इनमें डिफरेंस लेते हैं तो अपने पास आंसर देखें तो इसके लिए अपने पास आंसर आएगा पाई बी लेमडा। जब आप इसको डिफरेंस करके पाई से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जब इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस का मान आएगा अपने पास बी लेमडा। तो एरिया जो अपने पास रहेगा वो जाएगा पाई बी लेमडा। इसमें अप्रोक्सीमेशन अपन यूज करेंगे, जो लेमडा स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब लेमडा का मान 10 की पावर माइनस 10 होगा तो लेमडा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो उस हिसाब से अपन क्या कर देंगे, जो डिफरेंस है लेमडा स्क्वायर उसको उन टर्म्स को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपने पास अप्रोक्सीमेशन कितना आ जाएगा, ये पाई बी लेमडा अपने पास रिजल्ट आएगा। तो सेकंड ऑप्शन अपने पास यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको दिया हुआ है डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन जो विवर्तन है की घटना होती है, मतलब किन किन तरंगों के लिए होती है, केवल यांत्रिक तरंग, केवल विद्युत चुंबकीय तरंग, केवल दृश्य तरंग और सभी के लिए। डिफ्रेक्शन मतलब हो गया एक तरह से मतलब प्रकाश का किनारों से टकराव होकर बिखेरना, बिखेरने की जो घटना होती है उसको अपन क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन कहते हैं, विवर्तन अपन कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी तरंगों में विवर्तन की घटनाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपन अपने पास जो आंसर आएगा यहाँ पर तो क्या कह देंगे कि फॉर ऑल वेव्स, फॉर ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ ग्रेटिंग हैविंग एन स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू, इसकी अपन बात करें तो जो इंटेंसिटी होती है ना यहाँ पे एन स्क्वायर की प्रोपोर्शनल आती है बेसिकली अपने पास। अब किस प्रकार से इसको अगर अपन समझें तो अपने पास यहाँ अगर फॉर्मूला देखें तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन बीटा का स्क्वायर। हियर अगर अपन एल्फा की अपन बात करते हैं तो एल्फा का मान अपने पास आ जाएगा पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, और जो बीटा अपने पास होता है ये अपने पास आ जाएगा पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा। जब अपन बात करें थीटा बराबर 0 के लिए, तो थीटा बराबर 0 के लिए अल्फा और बीटा अपने पास दोनों टर्म्स क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। यहाँ अपन देखें कि 4 थीटा इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए अल्फा एंड बीटा बोथ इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा दोनों टेंड्स टू 0 है, जैसे यहाँ पे अपन आई का मान देखें तो आई बराबर आई नॉट तो कांस्टेंट है, मैं बात करूँ लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इनटू लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एन बीटा
अपॉन बीटा का स्क्वायर, ये अपने पास आता है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा उसका मान 1 एल थीटा बराबर 0 के लिए, और साइन ए थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका मान अपने पास आ जाएगा एन स्क्वायर, मतलब एन के बराबर अपने पास रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, तो ये बेसिकली एन स्क्वायर निकल के आएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे कि आई का जो मान आया ये तो आ गया अपने पास आई नॉट, यहाँ अपने पास आ जाएगा 1, और यहाँ अपने पास आ जाएगा ये आ जाएगा एन स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी आ रही है वो क्या आ रही है अपने पास, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर मतलब अपने पास कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन अपने पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट। अर्थ तरंग के लिए अपने को मोटाई निकालनी है, और इसमें 5000 एंगस्ट्रॉम अपने को वेवलेंथ दी हुई है, और म्यू नॉट और म्यू ई का मान अपने को दिया हुआ है। तो अपन बात करें कि जो अपने पास अर्ध तरंग पट्टिका होती है, ठीक है, हाफ वेव प्लेट की पर बात कर रहे हैं, तो अर्ध तरंग के लिए जो फॉर्मूला अपने पास होता है डी, ये आ जाएगा म्यू नॉट माइनस म्यू ई, यहाँ अगर अपन देखें म्यू नॉट माइनस म्यू ई लेमडा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर जनरली आप ऐसे कह सकते हैं, उसको मैग्नीट्यूड में अपन लेके चलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू नॉट माइनस ई या म्यू ई माइनस म्यू नॉट, इसमें अपन कह सकते हैं। तो इसको जैसे अपन म्यू ई माइनस म्यू नॉट के रूप में ले लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो म्यू ई है ना, इसका मान अपने पास क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है, तो म्यू ई माइनस म्यू नॉट अपन ही कह देंगे। तो डी का अगर अपन मान निकालें तो लेमडा अपॉन 2 म्यू ई माइनस म्यू नॉट। अब लेमडा अपने पास आ गया 5000 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 2 म्यू ई 1.553 माइनस 1.544। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 2, और ये अपने पास आ जाएगा 0.01, जैसे 13 में यहाँ अपने पास देखें 6 और 3 0.09, ये अपने पास आता है। ठीक है, तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ पे माइनस 3 पावर आ जाएगी, तो ऊपर जाकर तो 5 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और माइनस 7। ठीक है, तो 5 अपॉन 18 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, और 5 अपॉन 18 इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास आएगा 0.028 एम। तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, थर्ड ऑप्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, दृश्य प्रकाश के लिए जो घूर्णन कोण होता है, जैसे थीटा की अगर अपन बात करें तो बेसिकली जो एंगल होता है ना, ये अपने पास 1 अपॉन लैम्डा के समानुपाती होता है इसमें, तो इसको तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, मतलब निम्न में से द्वि अपवर्ती क्रिस्टल कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब जिसमें डबल दो प्रकार से क्रिस्टल दो भागों में बढ़ जाए, अपनी कह सकते हैं इसको। तो जैसे एग्जांपल में अगर अपन बात करें तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, जितने भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ट्रांसपेरेंट भी मतलब क्यूबिक टाइप के अलावा सभी वो क्या होते हैं, डबली रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें अपने पास जैसे आइस हो जाएगा, माइका आ जाएगा, क्वार्ट्ज, सुगर वगैरह, ये सारे जितने भी एग्जांपल्स है ये इसमें काउंट होते हैं। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, ऑल सभी अपने पास क्या जाएगा, आंसर जाएगा। ठीक है, ऑल। अपने को पीछे विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग घनत्व है, मतलब मोमेंटम डेंसिटी अपने को पूछी है। ठीक है, तो मोमेंटम डेंसिटी बेसिकली अपन पॉइंटिंग सदिश के द्वारा अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें संवेग घनत्व निकालना अपने को, तो जो मोमेंटम डेंसिटी या संवेग घनत्व की अपन बात करते हैं, ठीक है, P, तो बेसिकली ये अपने पास आता है जो अपने पास ऊर्जा घनत्व है, और जैसे मान लो U ऊर्जा घनत्व का प्रकाश है किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है और वो v वेलोसिटी से आपतित हो रहा है, तो v, और यहाँ अपने पास आ जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस अपन कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जो ऊर्जा घनत्व होता है ना U का मान अपने पास होता है एप्सिलॉन इनटू E स्क्वायर, ठीक है, अपॉन v और n केप। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग सदिश की, तो पॉइंटिंग सदिश और E स्क्वायर में जो अपने पास रिलेशन होता है, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर की अपन बात करें, पॉइंटिंग वेक्टर, तो अपने पास कैपिटल P से इसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एप्सिलॉन v E स्क्वायर
एन कैप, ये अपने पास होता है। अब देखो इस इक्वेशन से अगर अपन यहाँ देखें तो बेसिकली मैं एक तो एप्सिलॉन और ई स्क्वायर एन कैप का मान निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अपने पास एप्सिलॉन ई स्क्वायर जो एन कैप है इसका मान कितना आ जाएगा, कैपिटल पी अपॉन वेलोसिटी वी अपने पास ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू अपन एज इट इज यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो बेसिकली अपने पास जो प्रेशर होगा, सॉरी प्रेशर नहीं, मोमेंटम डेंसिटी होगी वो अपने पास आ जाएगी कैपिटल पी अपॉन वी स्क्वायर बन जाएगा। एक वी ऑलरेडी है, एक वी अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब पॉइंटिंग सदिश में अगर अपन रिलेशन देखें तो वो अपने पास होता है ई क्रॉस बी अपॉन म्यू अपने पास होता है, ठीक है। तो अपन कह देंगे चूंकि जो पॉइंटिंग सदिश है वो आ जाएगा ई क्रॉस बी अपॉन म्यू, यहाँ एज इट इज वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर ई क्रॉस बी अपॉन म्यू। अब अगर अपन देखें वेलोसिटी की अपन बात करते हैं तो वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है अपने पास v, तो v का वैल्यू अपने पास होता है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। माध्यम में जैसे कोई भी तरंग का जो वेग होता है ईएम वेव का वेग वो अपने पास ये होता है। निर्वात की बात करें तो निर्वात में सी की फॉर्म में अपने पास ये आ जाता है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है तो v बराबर अपने पास क्या जाता है, वहां पर c आ जाता है। तो यहाँ से अपने पास v स्क्वायर का मान कितना हो गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर में यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो P इक्वल्स टू इसका जस्ट अपोजिट ले लो तो म्यू एप्सिलॉन E क्रॉस B अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल आउट, तो जो संवेग घनत्व अपने पास आ रहा है एप्सिलॉन E क्रॉस B, ये अपने पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखो इसमें अगर अपन देखें स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन पूछी है 3 डायमेंशन की, तो जो ये अपन 12th से 11th से पढ़ते आए हैं तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना। अपने पास जो डेल टू साई होता है 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो साई होता है बेसिकली वो किस किस का फंक्शन होता है, अक्स एंड टी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 3D पे बात करें तो आर और टी का अपने पास ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो साई इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी, तो बेसिकली ये अपने पास क्या जाएगी 3D वेव इक्वेशन आ जाएगी, जनरल समीकरण ये अपने पास होती है, ठीक है। या फिर अपन जैसे 1D में देखें तो 1D में अपने पास होती है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी। या तो आप ऐसे कह सकते हो, अगर अपन ऐसे नहीं कहते हैं तो अपन कह देंगे जैसे समटाइम्स क्या होता है जैसे अपन 11th वगैरह की अपन बात करें तो उसमें अपन ने यहाँ पे f लिखा हुआ है तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें अपन तो यहाँ अपने पास हो जाएगा ऑप्शन, व्यतिकरण प्रारूप में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता आई नोट है जबकि दोनों तरंग की तीव्रता समान थी। यदि एक तरंग को रोक दिया जाए तो केंद्र पर कितनी मतलब केंद्र पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, 2 है, ठीक है। मतलब सेंट्रल फ्रिंज जो बन रही है वो आई नोट है जबकि दोनों तरंग की तीव्रता अपने पास क्या थी, आई मतलब समान थी, ये अपन कह सकते हैं। तो सेंट्रल फ्रिंज की अपन बात करें तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है आई, तो आई बराबर I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और कोस डेल्टा, ये अपने पास होता है, ठीक है। सेंटर की अपन बात करें तो इसको अपन 1 ले लेते हैं और अपने पास एक को रोक दिया है, ठीक है। तो एक को रोक दिया मतलब एक अपने पास 0 हो जाएगा, तो कोई भी एक 0 हो गया तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 0 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से कितना बच गया अपने पास I बराबर आई नोट। अगर मान लो अपने पास दोनों तरंग आ रही थी तो आई नोट और सेंटर की बात करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2। तो इसको देखो इसी को अपन जनरली देखें तो इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो, जब डेल्टा बराबर 0 हो तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, ये अपने पास आता है। तो अगर ये है अपने पास आई नोट प्लस दोनों अगर बराबर है आई नोट का स्क्वायर तो आ जाएगा अपने पास 4 आई नोट अपने पास ये बनता है। मतलब उस केस में तो दोनों जब आ रही है तब तो 4 आई नोट होगा और जब सिंगल आई तब अपने पास कितना हो जाएगा, ओनली अकेला आई नोट अपने पास आ जाएगा। द कलर सीन इन ए थिन ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फिल्म इज ड्यू टू द फॉलोइंग फिनोमेना। एक पतली पारदर्शी साबुन के पानी की फिल्म में रंग का दिखना।
जैसे अगर अपन बात करें इसमें और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अबरक होती है, अबरक पे जब प्रकाश डलता है, ठीक है, तो वो कलरफुल दिखाई देती है। या फिर जैसे मतलब पानी है, पानी में ऑयल गिर जाता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि समुद्र के पानी में टैंकर जो जहाज वगैरह होते हैं वो पलट जाते हैं, जिससे वहां पे ऑयल की एक पतली परत बन जाती है। तो पतली परत वहां पे कैसे दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है। तो ये जो फिनोमेना होता है ना, ये बेसिकली ड्यू टू इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर अपन जनरली यहाँ देखें तो इसमें अपने पास एक ये पतली थिन फिल्म बन जाएगी अपने पास यहाँ पर, ये ठीक है, थिन फिल्म यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एयर, और यहाँ मान लो अपने पास दिया हो कोई भी मीडियम, मीडियम के रूप में अपन क्या मान लेते हैं, वाटर अपन यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज कोई वेव अपने पास आ रही है, तो ये अपने पास इंसिडेंट वेव आई, तो ये अपने पास जो पहला सरफेस है इससे टकराकर ये ऐसे कैसे चली जाएगी, लेकिन ये पूरी 100% नहीं जा पाती है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है नहीं। तो अपन क्या इसमें बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि इसका कुछ पोर्शन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अपन कह देंगे कि ये इस डायरेक्शन में और आ जाएगी, तो ये आई पर आई और आई पर ही चली गई, ये अपन मान लेंगे आर कोण। फिर नेक्स्ट बात करें इसके लिए, तो सेम यहाँ पे भी लागू होगी कि इस सरफेस से इस पृष्ठ से, मतलब एक तरह से यहाँ पे पृष्ठ बन रहा है, इससे टकराकर अपने क्या कह सकते हैं, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी और कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये जो होती है परावर्तित होती है, ये वाली जो होती है वो अपवर्तित होती है, ये रिफ्लेक्टेड होती है, ये रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड आप इसको कह सकते हो। और जब यहाँ अगर अपन देखें तो ऐसे ही सेम ये इस तरह से जाएगी अपने पास किरण, फिर ये इस तरह से आएगी और फिर ये इस तरह से, तो ये जब तरंगे दोनों मिलती है तो वो व्यतिकरण का प्रारूप बनाएगी, और सेम ये वाली तरंगे भी क्या होगी, व्यतिकरण प्रारूप अपने पास बनाती है, ये अपन कह सकते हैं। तो बेसिकली जो घटना होती है वो किसके कारण होती है अपने पास, यहाँ पर व्यतिकरण के कारण होती है, ठीक है। अब है एंट्रोपी, निकाय की जो एंट्रोपी वो किसको प्रदर्शित करती है, निकाय में जैसे एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है, या कम ज्यादा हो रही है, तो वो निकाय की अव्यवस्था के माप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो डिसऑर्डरनेस आप कह सकते हो। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, निकाय की अव्यवस्था, इसमें आ जाएगा अपने पास सेकंड ऑप्शन। बीटा पैरामीटर ऑफ टू सिस्टम्स आर सेम, इट मींस दैट, मतलब बीटा की अगर अपन बात करें तो जो बीटा होता है अपने पास वो आता है 1/kT के बराबर, ठीक है। के तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो कि नियतांक है, तो यहाँ पर क्या क्या रखा है कि दो का बीटा पैरामीटर सेम दिया है, तो बीटा 1 और बीटा 2 अपन मान लेते हैं, तो 1/kT अपने पास आ जाएगा। तो सेम है तो दोनों से अपन क्या कह सकते हैं, इनका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उनके ताप समान होंगे, दैट टेम्परेचर्स, ठीक है, इक्वल रहेंगे। एक परमाणु आदर्श केस दिया हुआ है, उसके लिए पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन देखें, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए संवितरण फलन होता है z बराबर v/h³ और 2πm/kT की पावर 3/2, ठीक है, ये अपने पास रहता है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन अपने पास ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इन पे। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में पूछा है, तो एस बराबर अपने पास होता है के एल एन ओमेगा, तो अपने पास कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इन ए क्रिस्टल ऑफ एन एटम्स, रेंज दी हुई है 0 से ओमेगा डी, यहाँ पे ओमेगा डी अपने को डिवाई आवृत्ति अपने को दी हुई है, ठीक है। ओमेगा का मान जो है मतलब 0 से ओमेगा डी के बीच में अपने को बताना है, ठीक है। तो बेसिकली 0 से ओमेगा डी के बीच में जैसे एन अगर एटम्स है तो उसकी टोटल कितनी होती है, 3n अपने पास कहता है नंबर ऑफ मोड्स आते हैं, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 3D में अपन देखेंगे बेसिकली तो 3n आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन अपने पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल हैविंग हाफ स्पिन दे रखी है, तो उसका फलन कैसा होगा, मतलब तरंग फलन सममित होगा कि प्रतिसम्मित होगा। अपने पास दो प्रकार की सांख्यिकी होती है, ठीक है। एक तो अपने पास होती है बॉस आइंस्टीन, ठीक है, और एक अपने पास होती है फर्मी डिराक, ये अपने पास होती है। बॉस आइंस्टीन में वो कण आते हैं जिनकी स्पिन जो होती है वो इंटीजर स्पिन होती है, माने 0 1 2 3, ये अपने पास आती है। और फर्मी डिराक में वो आते हैं जिनकी स्पिन हाफ ओड इंटीजर विषम अर्ध पूर्णांक होती है, मानी 1/2 3/2 5/2 इस तरह से अपने पास रहती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तो सीधी सी बात है, ये जो कण है जो दिया हुआ है वो किस में जाएगा अपने पास, वो फर्मी डिराक के अंदर जाएगा, ठीक है, फर्मी डिराक में जाएगा। अब फर्मी डिराक जो बॉस आइंस्टीन होता है ना, इसका जो वेव फंक्शन होता है वो होता है अपने पास सिमेट्रिक, सममित अपने पास होता है, ठीक है। और यहाँ अगर अपन बात करें इसका जो अपने पास वेव फंक्शन होता है वो होता है अपने पास एंटी सिमेट्रिक, प्रति सममित अपने पास वेव फंक्शन होता है,
तो यहाँ पे अपने को जो दिया हुआ है वो कौन सा आ जाएगा, असममित एंटी सिमेट्रिक, मानी सेकंड ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, बेलनाकार निर्देश तंत्र दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें अपने को स्केल फैक्टर्स बताने हैं कि स्केल फैक्टर के मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन यहाँ देखें बेलनाकार निर्देश तंत्र में जैसे अपने पास अक्ष होता है वो आ जाएगा रो cos फाई, वाई अपने पास आ जाएगा रो साइन फाई, एंड जो जेड अपने पास होता है वो आ जाएगा जेड के बराबर। तो जो स्थिति सदिश अगर अपन देखें तो आ जाएगा अक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा रो cos फाई आई केप प्लस रो साइन फाई जे केप प्लस रो, सॉरी रो तो है ही नहीं, तो ओनली जेड के केप, ये अपने पास आएगा। अब इसमें आधार सदिश b1 अपन निकालें तो अपने पास आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल रो। तो इसमें आ जाएगा cos रो के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos फाई आई केप प्लस साइन फाई जे केप। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो होता है आधार सदिश का जो मोड होता है वही अपने पास क्या होता है, स्केल गुणक होता है। तो यहाँ पे अगर अपने को h1 निकालना है तो आ जाएगा मोड ऑफ b1, मोड ऑफ b1 करें तो अपने पास आ जाएगा रूट ऑफ cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और इसका मान क्या आ गया, एक। तो एक तो अपने पास h1 का मान आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक तो ये भी हो सकता है एक ये भी हो सकता है, दो ऑप्शन तो अपने इसमें आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी, इसमें तीनों आ रहे हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट देखें अपन तो h जैसे b2 अपन देखें तो b2 अपने पास आ जाएगा डेल r अपॉन डेल फाई के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखो यहाँ पे रो कांस्टेंट रहेगा तो रो कोस का हो गया अपने पास माइनस का साइन फाई आई केप प्लस रो फिक्स साइन का हो गया cos फाई जे केप, और जेड का अपने पास क्या जाएगा, जीरो अपने पास यहाँ जाएगा। तो और h2 की अपन बात करें तो मोड ऑफ b2 रो बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, तो इसका मान अपने पास हो गया 1, तो अपने पास आ गया रो। ठीक है, तो एक तरह से सेकंड इसमें अपने पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 रो 1 अपने पास स्केल फैक्टर्स के मान होते हैं। अपन चाहे तो नेक्स्ट जेड के लिए भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो b3 अपने पास रहेगा वो अपने पास आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल जेड, और इसका मान आएगा ओनली के केप, और इसका जब अपन मोड लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास, एक अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब है मिनकोस की आकाश, मिनकोस की स्पेस आपको दिया हुआ है, इसमें जो चौथा घटक होता है उसकी अपन बात करेंगे। तो जो मिनकोस की है उसमें अपन ये कह सकते हैं मतलब चौथा 4D की अपन बात कर रहे हैं तो अक्स वाई जेड तो अपने पास नॉर्मल होता है, उसमें अपन समय कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये तीन तो दूरी है, ये सेकंड हो गया, तो इस समय को दूरी में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको c से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रियलिटी में चौथा आकाश प्रेजेंट तो होता नहीं है तो एक तरह से उसको इमेजिनरी में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ICT, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो अपने पास जनरली अपन देखें यहाँ पर ई का अगर अपन वैल्यू निकालें तो ई बराबर अपने पास होता है mc स्क्वायर। ठीक है, जो m होता है m की अगर अपन बात करें तो m का वैल्यू होता है m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इनटू में अपने पास आ जाएगा ये सी स्क्वायर, ये अपने पास एनर्जी होती है। ठीक है, संवेग की अपन बात करें, ठीक है p, तो p बराबर अपने पास होता है m इंटू वी, तो वही सेम m का वैल्यू पुट कर दो तो m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट इंटू वी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो अपने पास ई स्क्वायर का मान बेसिकली आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से अगर अपन इसका स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे c की पावर 4 आ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 2 ही आ रही है, मतलब दो वेलोसिटी अपने पास क्या है, कम पड़ रही है, तो इसको अपन क्या करेंगे c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं निकालूं p स्क्वायर c स्क्वायर का मान, तो p स्क्वायर c स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन को कर दो माइनस, तो मैं यहाँ निकालूं e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर का मान,
तो एम नॉट स्क्वायर सी फोर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर यहाँ पे अपन कुछ कॉमन ले तो मैं यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी फोर कंप्लीट कॉमन ले लूँ और नीचे वाला भी अपने पास यहाँ कॉमन ले ले, तो ये अपने पास बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल आउट। ठीक है, तो ई स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये बेसिकली अपने पास आ रहा है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, जो ऑप्शन है अपने पास कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी बराबर दिया हुआ है डेल क्रॉस ए, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी का मान पूछा है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी अपने को निकालना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी की जगह अपने को दे रखा है डेल क्रॉस ए, मतलब एक तरह से ये बन रहा है अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल अपने पास ये बेसिकली बन रहा है। ठीक है, तो जैसे किसी भी चीज का अपन कर्ल ऑफ ए अगर अपन निकालते हैं तो अपने पास आता है आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ जाएगा ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो आई कैप का मान अपने पास आ जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप का मान अपने पास आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, फिर देखें इसी में के कैप का मान, तो के कैप का मान अपने पास आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब इसी का अपने को क्या निकालना है, बेसिकली डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस ए निकालें तो मतलब इसका आई कैप का तो डेल बाई डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन, जे कैप का डेल बाई डेल वाई के सापेक्ष और के कैप का डेल बाई डेल जेड के सापेक्ष अवकलन। तो इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो डेल टू ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड। अब इसका करना अपने को y के सापेक्ष, तो डेल टू ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसका करना अपने को z के सापेक्ष, तो प्लस डेल टू ए वाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स अपॉन डेल जेड डेल वाई, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब यहाँ पे काटा पेटी देखें तो ये एक्स वाई, तो एक्स वाई ये से कैंसिल आउट, एक्स जेड तो ये एक्स जेड कैंसिल आउट, ये वाई जेड ये जेड वाई, तो एक तरह से इसका मान अपने पास क्या आया, जीरो। ठीक है, तो अपने पास क्या जाएगा, ऑप्शन डी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑलवेज क्या होता है, अपने पास जीरो होता है। ठीक है, इसी का अगर अपन सिमिलर देखें, ठीक है, जैसे अगर अपन अपने पास आ गया कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये अपने पास जीरो आ गया, एक तो ये आ गया। एक अगर अपन देखें जैसे डाइवर्जेंस, जैसे कर्ल अपने को जैसे ई दे रखा है, सपोज डेल क्रॉस ई, ये अपने पास जीरो होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनेगा ई इक्वल टू माइनस ग्रेड फाइव का क्वेश्चन बनता है अगर अपन कुछ क्वेश्चंस की अपन बात करें। ठीक है, इसके अलावा और कर्ल के अपन देखें, हाँ ठीक है, ये अपने पास मेन मेन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विद्युत क्षेत्र ई का अदिश विभव फाई तथा सदिश विभव ए के मध्य सही संबंध कौन सा है, ये अपने को बेसिकली सोल्व करना है। तो बेसिकली आपने को ई और फाई के अंदर और ए के अंदर एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये अपने को पूछा है, तो अपन बात करें बी इक्वल टू अपने पास होता है डेल क्रॉस ए, एक रिलेशन तो अपने पास ये आता है। ठीक है, और जो मैक्सवेल का अपने पास थर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है, तो फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दे अपन, तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल टी और डेल क्रॉस ए, या फिर इसको सोल्व करें तो माइनस का डेल क्रॉस डेल ए बाई डेल टी और डेल क्रॉस ई। इस डेल वाले टर्म को इधर ले आओ
तो डेल अपने पास क्या आ जाएगा कॉमन, तो डेल क्रॉस ई प्लस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू 0। देखो वन मोर थिंग, अगर अपन यहाँ देखें, ठीक है, तो ई इक्वल टू होता है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि डेल क्रॉस माइनस का ग्रेड फाई क्या आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट, ये ऑलवेज क्या होता है अपने पास 0 होता है, ठीक है। एक तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ये ऑलवेज 0 होगा, और एक अपने पास आ जाएगा कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट, ये ध्यान रखना ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ देखें, अब एक कर्ल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है इसको मैं किसी स्केलर क्वांटिटी के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि ये इसको अपन लिख सकते हैं ई प्लस डेल ए अपॉन डेल टी को नेगेटिव ग्रेडियंट तो मैं लिख देता हूँ माइनस का ग्रेड फाइव। अब इस डेल अपॉन डेल टी को टर्म को इधर ले आओ, तो ई इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस का ग्रेड फाइव माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी, ये अपने पास आता है विद्युत क्षेत्र फाइव और ए के बीच में संबंध। तो अपने पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखिए यहाँ पर एच एन एक्स का उद्भव फलन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एच एन एक्स की अपन बात करें, ठीक है। तो जो जनरली अपन देखें यहाँ पर, जो इसमें मोस्टली जो बुक्स होती है जनरल बुक्स, उसमें अपने को अक्स और जेड के फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। और जो अपने पास उद्भव फलन होता है वो होता है ई की पावर 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये अपने पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब फर्क क्या है, यहाँ पे जेड की जगह अपने को क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको ये वाले एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है और ये देखना है कौन से वाले एक्सप्रेशन में 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, या फिर 2x टी माइनस टी स्क्वायर अपने पास आता है, ये कह सकते हो। तो अगर इस फोर्थ वाले को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस इसको होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2t x, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो x स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2t x, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2t x माइनस का अपने पास कितना आ जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास आता है। भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड इस प्रकार व्यवहार करता है, ठीक है ना, मतलब ब्रेकडाउन रीजन की बात हो रही है। अब ब्रेकडाउन रीजन में जो जेनर डायोड होता है उसका बिहेवियर अगर अपन देखें, ठीक है, जैसे सपोज अगर V और I के बीच में अपन ग्राफ खींचे, ठीक है, तो जो ग्राफ होता है ये ग्राफ कुछ अपने पास इस तरह से आता है, या तो ऐसे इंक्रीज रहेगा और फिर यहाँ पे अगर एकदम से गिर जाता है, ठीक है, और ये अपने पास V होता है, ठीक है, और यहाँ अपने पास आ जाएगा I। तो बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है अपने पास, नियत हो रहा है, ठीक है, और करंट का मान कंटिन्यूअसली क्या होता है, एब्रप्टली चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये कैसे बिहेव करेगा, नियत वोल्टा सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये अपने पास रहेगा। नेक्स्ट अपन देखें, एक एम्पलीफायर दिया हुआ है। देखो अपने पास जो विरूपण या डिस्टॉर्शन की अपन बात करें, तो D बराबर अपने पास होता है D मतलब विथ फीडबैक D अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ये अपने पास डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। अब जो इसमें एक तो रखा है 11% और एक दे रखा अपने को 1%, मतलब ये तो देखा दे रखा अपने को 11%, ठीक है, और ये अपने को दे रखा है 1%। इसको अपन सोल्व करें तो बेसिकली जैसे डी एफ 1% का मतलब अपने पास कितना हो गया, अपन कह सकते हैं 0.01 इक्वल्स टू 11% मानी 0.11, ठीक है, और 1 माइनस ए बीटा, तो यहां से अपन क्या कह देंगे 1 माइनस ए बीटा इक्वल्स टू 0.11 अपॉन 0.01। तो एक तरह से अपने पास कितना आ गया, 11 आ गया। तो ए बीटा का मान अपने पास आ गया 1 माइनस 11, तो माइनस का 10 अपने पास आ गया। अपने को बेसिकली क्या निकालना, ए का मान देखें, यहाँ बीटा का मान देखिए, ठीक है, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस का 10, और अपने को जो गेन दे रखा है वो दे रखा है 500, तो इसको अपन माइनस 500 कंसिडर करेंगे, तो 1/50, 1/50 माने 0.02 अपने पास आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, सेकंड ऑप्शन अपने पास ये आ गया। हार्टले ऑसिलेटर अपन दे रखा है, ठीक है, और हार्टले ऑसिलेटर में L1 L2 दिए हुए, M दिया हुआ और C, तो इसकी आवृत्ति पूछी अपने को, ठीक है। तो आवृत्ति की अगर अपन बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अपने पास 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ L1
प्लस L2 प्लस का 2m, ठीक है, और इनटू में अपने पास आता है यहाँ पर C। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1/2 पाई L1 प्लस L2 मतलब 250 प्लस 50 25 और 2m मान्य हो गया 10। ये सब दे रखे मिली हेनरी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो मिली मानी 10 की पावर आ जाएगा अपने पास -3। फिर कैपेसिटर्स की अपन बात करें तो 0.01 दे रखा है नैनो फेरेड, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 ले लेंगे, और नैनो मतलब माइनस का 9, ठीक है। तो 9 और 3 12 और 2 14 14 हो गया, तो 14 बाहर निकलेगा तो माइनस का 7 निकल के आएगा बाहर, ठीक है। तो जब इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है, ये 250 25 ये 10, तो अपने पास जो रिजल्ट आता है ये अपने पास आएगा 94.28 हर्ट्ज। ये बेसिकली अपने पास रिजल्ट आता है, ठीक है। ये हार्टली ऑसिलेटर का अपने पास क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो रिजल्ट आता है अपने पास, ये आएगा अपने पास यहाँ पर 94.28 किलो हर्ट्ज, ठीक है। मतलब 10 की पावर 3 यहाँ पे अपने पास क्या है, मिसिंग है। तो ये आंसर जो है वो किलो हर्ट्ज के अंदर है, आप ऐसे कह सकते हो। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है यहाँ पर। ये जो आंसर है ये वाला जो दे रखा है वो किलो हर्ट्ज के अंदर है अपने पास आएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 यहाँ पर क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। जैसे इनमें से कौन सा अवयव दिष्ट वोल्टेज शक्ति प्रदायक के लिए अनिवार्य नहीं है, डीसी। तो डीसी की अपन बात करें तो डीसी कैसे मिलती है, एसी से डीसी में अगर अपन बात करें, ठीक है। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर, दिष्टकारी अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो दिष्टकारी रेक्टिफायर अपन यूज करते हैं। रेक्टिफायर में कौन कौन से होते हैं, फिल्टर भी होता है, सही बात है। दिष्टकारी एक तरह से इसका नाम आ ही गया, ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेटर इसमें होता ही है। ये है एम्पलीफायर, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये वाला नहीं आएगा, तो अपने पास एक तरह से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास यहाँ जाएगा, ठीक है। एम्पलीफायर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। बेसिकली जैसे दिष्टकारी होता है, दिष्टकारी में जैसे पूरा प्योर डीसी नहीं मिल पाता अपने को, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, वोल्टेज जो होती है ना वो एक जैसे फिक्स नहीं हो पाती है, तो उस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए अपन वोल्टेज रेगुलेटर वीआर वोल्टेज नियंत्रक का अपन यूज करते हैं, ठीक है। और एम्पलीफायर की यहाँ पे अपने को कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब द एनर्जी ऑफ वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द ग्राउंड स्टेट, 1D जो हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है उसकी एनर्जी अपने को पूछी है, ठीक है। तो अपने पास बेसिकली 1D में जो एनर्जी होती है वो होती है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, और n का मान 0 1 2 3 से अपने पास स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से n का मान जब 0 अपन पुट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा ई नोट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, हाफ एच कट ओमेगा। तो बेसिकली अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, सेकंड ऑप्शन अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन 1D पोटेंशियल बॉक्स, एक वी में विभव बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, वन डायमेंशन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें पार्टिकल की एनर्जी अपने को बतानी है। तो एक वी में विभव बॉक्स की अपन बात करें तो ई एन का अपने पास जो मान होता है वो होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये अपने पास होता है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ई एन जो होगा वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल अपने पास आता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, एन स्क्वायर के समानुपाती, मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपने पास आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें वेव फंक्शन साई एन एक्स एंड साई एम एक्स ऑर्थोगोनल बता रखे हैं। तो लाम्बिक मतलब दोनों परपेंडिकुलर एक तरह से दे रखे हैं। दो कंडीशन होती है अपने पास, एक तो होती है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, एक होती है ऑर्थोगोनलिटी माने प्रसामान्यीकरण होती है, और एक अपने पास होती है लाम्बिकता प्रतिबंध। जैसे कोई भी दो वेव फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो जैसे साई एन एक्स मान लो, एक एक साई एम एक्स मान लो, ठीक है। 1D की अपन बात करें dx, इसका जो मान होता है वो आता है अपने पास डेल्टा एन एम अपने पास वैल्यू होता है। यहाँ पे डेल्टा एन एम एक क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस डेल्टा एन एम की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यू होती है, एक तो 1 होती है और एक अपने पास 0 होती है। तो 1 वैल्यू किस केस में आती है, फॉर एन इक्वल्स टू एम के लिए, और 0 वैल्यू फॉर एन नॉट इक्वल्स टू एम के लिए अपने पास ये वैल्यू आती है। तो जब एन और एम बराबर, मतलब इसका वैल्यू जब 1 आता है तब तो अपने पास एक कंडीशन होती है प्रसामान्यीकरण,
नॉर्मलाइजेशन इसको अपन कहते हैं, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू 0 आती है इसको अपन बोलते हैं लांबिकता, ऑर्थोगोनलिटी। तो यहाँ पे लांबिकता पूछा है तो इसमें साई एन स्टार होता है यहाँ पे, इसमें चाहे आप साइन एन स्टार कर दो चाहे साई एम स्टार कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब इसी को अगर अपन देखें तो आप ऐसे कह सकते हो साई एम स्टार और साई एन डीएक्स, ये भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अपने पास ऑप्शन आ रहा है लांबिकता में वो कौन सा आ जाएगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। फॉर ए स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, ठीक है। तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू से बेसिकली अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं और आता है ई एस अपॉन एम के बराबर अपने पास आता है। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो माइनस का ई एस अपॉन एम, तो यहाँ पे अपने पास कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा, माइनस का ई एस अपॉन एम, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि एक 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूछे कि उसके जो ऊर्जा स्तर होते हैं कैसे होते हैं, तो इसमें कोई लेवल तो होता नहीं है, ठीक है। और लेवल जैसे उसमें जो होते हैं ना एक लेवल के कोरस्पॉन्ड अपने को एक ही मिलता है, तो अपन क्या कह सकते हैं, वो नॉन डिजेनरेट होते हैं। नॉन डिजेनरेट का मतलब कैसा हो गया, वो अनअपभ्रष्ट अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास अनअपभ्रष्ट, नॉन डिजेनरेट, ठीक है। जब सोडियम, ये पूछा येलो डी लाइंस ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ दीज सीरीज, येलो डी लाइन से क्या तात्पर्य है, जब सोडियम को जलाया जाता है, ठीक है ना, तो जो इसमें एक अलग प्रकार की रेखा है मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो जो येलो प्रकार का मतलब एक तरह से उसमें आपको जलती हुई दिखाई देगी वो। तो ये जो डी लाइंस होती है ना, ये बेसिकली अपने पास मुख्य सीरीज जो प्रिंसिपल सीरीज होती है ना, प्रमुख कह दो चाहे मुख्य कह दो, उससे रिलेटेड होती है। तो अपने पास आ जाएगा प्रिंसिपल सीरीज से एक तरह से, ठीक है। 5 लाइनें मिलती है जो प्रिंसिपल सीरीज के पास में मिलती है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज रॉन्ग, ठीक है, मतलब कौन सा कथन असत्य है। कम्यूटेशन ब्रैकेट आपको दिया हुआ है अक्स और पी एक्स के अंदर, जैसे मान लो ए केप और बी केप, इसका कम्यूटेशन अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आता है ए केप बी केप माइनस बी केप ए केप, ये अपने पास आता है। तो अपने को दे रहा है, एक तो दे रखा है अक्स केप, एक अपने को दे रखा है पी अक्स केप, और यहाँ ले लो साई, ठीक है। तो अक्स के पी एक्स होता है आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर, और यहाँ पर ले लेंगे साई। अब आयोटा एच कट अपने पास क्या है, कांस्टेंट, तो आयोटा एच कट ले लिया अपने बाहर, और यहाँ जाएगा डेल बाई डेल एक्स साई, ठीक है। अब इसको ओपन करो तो माइनस का आयोटा एच कट, पहले जैसे ये आ जाएगा अक्स केप डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स और अक्स, और ये ले लो साई, साई को ले जाओ अंदर, ठीक है। साई को अगर अपन अंदर लेके जाएं तो आ जाएगा माइनस का आयोटा एच कट अक्स केप डेल साई बाई डेल एक्स माइनस का डेल बाई डेल एक्स, यहाँ जाएगा अक्स इंटू साइन। अब इसको a इंटू बी मान के अगर अपन ओपन करते हैं तो अक्स केप डेल साई बाई डेल एक्स माइनस का अक्स का तो हो गया 1 साई माइनस यहाँ जाएगा अक्स डेल साई बाई डेल एक्स, तो एक तरह से यह आ जाएगा कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट साई। तो अक्स केप और जो पी एक्स केप अपने पास आ रहा है उसका मान कितना आ जाएगा, आयोटा एच कट। ऐसे ही वाई केप पी वाई केप आयोटा एच कट एंड जेड केप, और ये आ जाएगा अपने पास आयोटा एच कट, तीनों अपने पास आते हैं ये, तो आ जाएगा वाई केप एंड पी वाई केप, ठीक है, और जेड केप एंड पी जेड केप। इसके अलावा अगर मान लो आप जैसे बेसिकली इसमें अक्स का y के रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो उसका मान अपने पास क्या आएगा 0, तो इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन भी अपने पास सही है, ठीक है। सेकंड वाला y और py ये भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ वाला है वो अपने पास क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें निम्न के अंदर कौन सा असत्य है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग बतानी है शेल मॉडल के अंदर। शेल मॉडल है जो अपने पास होता है, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया, शेल मॉडल हो गया, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो जो स्प्लिटिंग बेसिकली अपने पास होती है डेल्टा ई जो होता है ना, वो अपने पास 2l+1 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्शन रूल जो होते हैं ना सेल मॉडल में वो 2l+1 के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। द मेन प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द स्टार, जो नाभिक में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली किस किस के कारण होता है, जैसे एक तो होता है दो प्रकार के चक्र होते हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, और एक अपने पास होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र एक तो अपने पास, और एक अपने पास होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, ठीक है। तो यहाँ अपने ऐसे कह सकते हैं, एक तो अपने पास होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र,
ठीक है, और एक अपने पास होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। ठीक है, और ये दोनों ही चक्र किसके एग्जाम्पल है, ये अपने पास विखंडन सलियन के एग्जाम्पल है, जो अपने पास फ्यूजन रिएक्शन होती है उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें, कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास, नाभिकीय सलियन न्यूक्लियर फ्यूजन, सेकंड ऑप्शन अपने पास यहाँ रहेगा। मैजिक नंबर पूछे हैं इसमें कि कौन सी मैजिक संख्या नहीं है, तो अगर अपन मैजिक नंबर्स की अपन बात करते हैं तो 2, 8, 20, 28, ठीक है, 50, 82 और 126, ये मेरे पास मैजिक संख्या होती है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा जाएगी, जो 24 है वो मैच नहीं हो रही, तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन अपने पास आ गया। एफसीसी क्रिस्टल के बारे में पूछा है कि एफसीसी क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो पहले अगर अपन एफसीसी क्रिस्टल को ड्रॉ करें तो कैसा आ जाएगा, जैसे मान लो ये अपने पास कोई भी क्रिस्टल है, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब, मतलब हर एक के फेस पे अपने पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे तो अपने पास एटम रहेंगे इस तरह से, ये तो कोने के हो गए, इसके अलावा कोने के अलावा 6 फेस है, तो 6 फेस पे अपने पास 6 एटम पाए जाते हैं। ठीक है, ये 6 एटम मिलेंगे अपने को। अब एक कोना होता है, कोना एक एटम के 8वें हिस्से को रखता है। ठीक है, तो 8 इंटू 1/8 प्लस फेस होता है वो आधे हिस्से को रखता है, तो 1/2 हिस्से को रखता है, और टोटल फेस अपने पास कितने हैं, 6 फेस अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 3 कितने जाएंगे अपने पास, 4 आ जाएंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 4, मतलब चौथा ऑप्शन अपने पास यहाँ हो जाएगा। आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन टेम्परेचर। ठीक है, आइंस्टीन टेम्परेचर, तो इसमें अगर अपन फॉर्मूला देखें तो थीटा ई जो होता है वो अपने पास होता है एच कट ओमेगा अपॉन के बी, जहां पे के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपने को आवर्ती का मान दिया हुआ है और क्या पूछा है अपने को, थीटा ई पूछा है, तो सिंपली एच कट वगैरह अपने को दिए हुए हैं, तो एच कट का मान अपने पास आ जाएगा 1.0। यहाँ पे एच कट की अपन बात करें तो 1.053 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो अपने पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2 पाई एफ होती है, तो एफ आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 13 डिवाइड बाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट अपने पास होता है 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ये अपने पास आता है बेसिकली। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आएगा 1439 केल्विन, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल अपना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए वन डायमेंशनल क्रिस्टल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, 1D के अंदर बताना अपने को। ठीक है, तो जैसे ग्रुप वेलोसिटी की अपन बात करते हैं तो v बराबर अपने पास होता है vg d ओमेगा अपॉन डी के, ये अपने पास ग्रुप वेलोसिटी होती है, और जो एनर्जी होती है E बराबर अपने पास आती है h कट ओमेगा। अगर मैं इसका k के सापेक्ष अवकलन करूं तो कितना आ जाएगा, de अपॉन डी के h कट डी ओमेगा अपॉन डी के, ये अपने पास रहेगा। ठीक है, यहां से डी ओमेगा अपॉन जो डी के है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन एच कट डी अपॉन डी के, ये अपने पास रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे अपना ये जो पेपर है, सैंपल पेपर जो अपना दिया हुआ था, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।